सुभान अल्लाह, आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम नवी सहरी की नशिस्त में मौजूद है और हमारा आज का मौजू है इस्लाह माशरा। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। क्या लोगों को इस्लाह का तरीक़ा नहीं आता? हम देखते हैं कि बहुत से लोग इस्लाह के नाम पर बदतमीज़ी करते हैं। कई दफ़ा तो देखने में ये भी आता है कि इस्लाह के नाम पर लोगों की तज़लील करते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो इसके भले के लिए ये बात कह रहे हैं। इस्लाह का सही तरीक़ा क्या है? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह लोगों की इस्लाह करते थे, आज की नशिस्त में हम जानेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराता हूँ। हमारे जो आज के मेहमान हैं, वैसे उनका ताल्लुक़ पुलिस डिपार्टमेंट से है और उन्होंने भी रमज़ानुल मुबारक में जब नात पढ़ी तो वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर ज़मान अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसर, खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी नशिस्त में। बहुत शुक्रिया। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, आप लोग जो मुझे आजकल ये कपड़े पहनते हुए देख रहे हैं ना, जो वार्डरोब है मेरा, और मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं जी बड़े खिले खिले ड्रेसेस पहन रहे हैं, तो वो आ रहे हैं बारी कलेक्शन से, जो बारी सन्स हैं। हमारे साथ मशहूर व मारूफ डिज़ाइनर सलीम बारी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम शहर भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी मेहरबानी, आप लोगों ने बुलाया सर सीन पे। थैंक यू, माय प्लेजर। और जो लोगों के साथ एक बड़ा मसला चलता है वो रहता है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का। काफ़ी हम देखते हैं कि आजकल लोगों को नफ्सियाती मसाइल होते हैं। बहुत से लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते और ये सोचते हैं कि जी हमारा वहम है। अगर वहम के नाम पे नफ्सियाती मसाइल को छोड़ दो तो वह आगे और परेशानियाँ पैदा करते। पहले भी हमारी नशिस्त पे आ चुकी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महरीन खानज़ादा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। कैसर, सबसे पहले तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जो माशाल्लाह आपकी नात इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई और अल्लाह ताला चाहे जिसको इज़्ज़त दे, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि उसके कुछ अशार हमें सुनाना। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका कि इतना मजा था, इशारे में आका कि इतना मजा था, कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी मट्टी,
नजर में बसाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसर भाई ये बताएं कि ज़ाहिर है अब जितनी अच्छी आपकी आवाज़ है, तो आप जब पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं थे तब भी नात ख़्वानी के फ़राइज़ अंजाम देते थे? जी, बचपन से ही नात ख़्वानी का सिलसिला चलता रहा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में आने के बाद थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता। 2021 में मौका मिला, इवनिंग विद जवान प्रोग्राम था हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वहाँ पे माशाल्लाह कलाम पढ़ा और काफ़ी वो भी वायरल हुआ, ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। तो उसके बाद एक ख्वाहिश थी कि इंशाल्लाह मैं एक एल्बम जो है वो रिलीज़ करूँगा। इंशाल्लाह। तो बस अब मौका मिला है और अल्लाह ने उस पर भी बड़ा करम किया। अच्छा, ये तो नहीं होता जैसे अभी माशाल्लाह आपका ये वाला कलाम इतना वायरल हुआ है, आपको टीवी चैनल्स बुला रहे हैं, तो आप ये तो नहीं कह रहे लो अब पुलिस की ड्यूटी के साथ मेरी डबल ड्यूटी ये भी लग गई है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि अल्लाह पाक ने इतना करम किया और ये है कि मुझे मौका मिला। तो अपना फ़र्ज़ की अदायगी भी बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो अफसरान की जानिब से क्या, जब उन्होंने पहली दफ़ा अफसरान ने आपको सुना होगा, DIG SSP साहिबान ने, तो उनकी तरफ से क्या चीज़ देखने में सामने आई थी? बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने, अच्छे अमल को सराहा, मतलब बहुत तारीफ़ की कि इससे हौसला अफजाई हुई और यही उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। तो अब ये हो तो हुआ करेगा कि अब जिसके यहाँ मिलाद हुआ करेगा तो फिर आपको जाना पड़ा करेगा? जी, बड़े एजाज़ की बात है और इंशाल्लाह जाएंगे। फ़र्ज़ की अदायगी के साथ साथ इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तो कलाम भी। और अल्लाह ताला चुनता है अपने बंदों से, ज़ाहिर है जिस बंदे से जो काम लेना होता है, जो आप काम कर रहे हैं वो भी एक ज़ाहिर है बहुत अहम काम है, लोगों की हिफाजत करना, खिदमत करना, लेकिन उधर से अल्लाह मियाँ ने आपको इस काम के लिए भी चुन लिया और इस महीने में माशाल्लाह। जी, बहुत एजाज़ की बात है और शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया। बिल्कुल जी, पुलिस डिपार्टमेंट के जैसे हमने देखा है कि अपने FM के रेडियो स्टेशंस हैं, इस तरह बिल्कुल कैसर भाई की एक पूरी CD आनी चाहिए ताकि बार बार इन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। जो लोग इन्हें सुनना चाहते हैं तो वो बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस पर ज़रूर काम करें। बहुत माशाल्लाह ये टैलेंटेड है। सलीम भाई, आपकी जानिब आते हैं। माशाल्लाह हमने देखा है कि फ़ीमेल डिज़ाइनर्स भी होती हैं, क्योंकि आप लोगों का मेल डिज़ाइनिंग का काम है। पहले तो ये बताइए कि कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? सर इसको समझ लें कि 2024 में टोटल अब 50 इयर्स हो गए हम लोग को। अरे माशाल्लाह, 50 साल हो गए जी काम करते हुए हम लोग को। ये मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट करा था और अभी हम लोग इसको माशाल्लाह लेकर चल रहे हैं। और माशाल्लाह मेरा फिनिश प्रोडक्ट आप पहने हुए हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं इसमें और लोग भी माशाल्लाह तारीफ़ कर रहे हैं और बिल्कुल। अच्छा सलीम भाई, जैसे माशाल्लाह आपके वालिद साहब ने आज से 50 साल पहले इस काम की शुरुआत रखी, फिर अब आप लोगों ने कंटिन्यू किया। अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग में देख रहे हैं तो बहुत से लोग जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्रियां लेते हैं। इन माय ओपिनियन ये एक क्रिएटिविटी का काम है। जी बिल्कुल, ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह एक होती है इस फील्ड की। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो बंदा डिग्री लेकर आ रहा है वही अच्छा डिज़ाइनर बन सकता है? देखिए इसमें होता ये है कि ये एक स्किल है और बाय बर्थ होता है। इसमें अगर आप स्टडीज़ करते हैं वो एक प्लस पॉइंट होता है, पर बंदे को ग्रूम करने के लिए इंसान के अंदर खुद होता है जो कि वो उसको मतलब बता सकता है कि यार ये आप पे अच्छा लगेगा, ये ऐसा लगेगा। सिर्फ़ और सिर्फ हर कपड़ा हर बंदा पहन ले तो वो वैसा नहीं चलता है। बहुत सारी चीज़ें बंदा अपनी मर्ज़ी से भी लेता है। जैसे हमारे कस्टमर्स क्लाइंट्स आते हैं तो वो हमसे भी मशवरा यूँ करते हैं, क्योंकि देखें हमारा रोज़ का काम है, बिल्कुल हमें पता है कि बंदा कौन सी चीज़ कब पहनेगा तो कैसा लगेगा। ठीक है, जैसे कि ऑफिस वेयर में बैंकर्स का अलग होता है, डॉक्टर्स का अलग होता है और रेस्टोरेंट वालों का अलग होता है। जैसे माशाल्लाह ऑनर्स वालों का अलग होता है, ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हर एक प्रोफेशन के हिसाब से एक अलग वेयरिंग होती है, एक अलग टेलरिंग होती है। अच्छा, जो भी आपके पास आके बताएगा मैं उस प्रोफेशन से हूँ, जी, तो जी। उस लिहाज से फिर आप उसको ड्रेस जो है वो गाइड एडवाइस करते करेंगे। हैं। जी, और क्योंकि देखें हर किस्म की ड्रेसिंग होती है, वो प्रोफेशनल ड्रेसिंग होती है। पार्टी वेयर भी आजकल एक प्रोफेशनल वेयरिंग में आता है बिल्कुल। और उसका भी कलर और कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं जो कि आपको पढ़कर भी समझ में आता है और एक जो आप डेली काम करते हैं उसके हिसाब से भी समझ में आता है। हर बंदे की एक चॉइस होती है, एक नेचर ऑफ वेयरिंग होती है, वो भी समझना होता है, उसके हिसाब से हर चीज़। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि जी जो हमारी ख़वातीन होती हैं इनके बड़े अलग अलग किस्म के डिज़ाइन आ रहे होते हैं, तो मर्दों के भी अब इस तरह के इन हो गए अलग अलग किस्म के कुछ यूनिक चीज़? जी बिल्कुल, अब हो गया बिल्कुल। जैसे मर्दों में पहले बहुत कम एम्ब्रॉयडरी यूज़ होती थी, अब बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरीड फैब्रिक्स आ रहे हैं।
बटन्स का बहुत ज़बरदस्त कमाल आ गया है और छोटी मोटी चीज़ें जो हैं उस पर ऐड ऑन कर रहे हैं जिनके छोटे छोटे चीज़ों से बहुत अच्छा लगता है। जैसे पाइपिंग है, चल तो खैर बहुत शुरू से रहा है पर कुछ चीज़ें होती हैं। अब वहाँ पे जितनी अच्छी टेलरिंग होगी उतना अच्छा उस कलर का यूजिंग मिक्सिंग मैचिंग होगा तो फिर वो एक आउटकम बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल जी, अभी हम और भी बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे और आज सारे मर्दों को चाहिए बैठ जाएं क्योंकि हम लोग बड़ा परेशान रहते हैं कि जी हम क्या पहने क्या नहीं पहने, और फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ ऑन एयर पहनने की होती हैं, वो हर जगह पहनने की नहीं होती। कुछ लोग इसमें भी गलती करते हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। कैसर, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और इस नशिस्त से आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इसी तरह आप दीन की भी खिदमत करते रहे और लोगों की भी खिदमत करते रहे। बहुत सारी दुआएं मेरे भाई आपके लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मारवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारवी, कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या बना रही हैं जनाब, आप ये बताएं। आज बना रहे हैं शाही दाल। शाही दाल। जी बिल्कुल। दालें तो बहुत खाई हैं, शाही दाल क्यों कहते हैं? इसमें ऐसा क्या आप डल रही हैं? दरबार में बनती थी पहले? नहीं, शाही दाल इसको ऐसे कहते हैं कि हलीम की तरह बिल्कुल बनती है। इसमें मैंने 2 दालें यूज़ की हैं, मसूर और मूंग की दाल। आप अपनी पसंद की कोई भी दालें यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मैंने मसाले डाल के नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा सब चीज़ें डाल के उसको बॉयल कर लिया है। उसके बाद जो है हम इसको तड़का लगा देंगे और बहुत ही मज़ेदार सी दाल ये रेडी हो जाएगी। ओहो, दाल तैयार हो जाएगी। और इसमें जो ऑयल हमने यूज़ किया है वो है डालडा कुकिंग ऑयल। आप डालें, मैं हिलाता हूँ, उसको हिलाना भी होता है ना भाई? ऑयल, जी बिल्कुल, डालडा का कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। डालडा लाया है मुनफरिद पैकेजिंग रेंज जो हमारे रमज़ान को बनाएगा मज़ीद पुर रौनक, और डालडा दे रहा है 250 रुपये तक की बचत। ईद से पहले ईदी ऑफर, बचत और सेहत साथ साथ। जहाँ मामता वहाँ डालडा। जी क्या बात है जी। शाही दाल इन्होंने तैयार कर दी है यहाँ पर और ये सारे इंग्रेडिएंट है। कितनी देर में वैसे तैयार हो जाती है? अगर दालें बॉइल्ड हों तो ये 15 to 20 मिनट्स में तैयार हो जाती है। 15 to 20 मिनट्स में। आपको वैसे पता है कितनी दालें होती हैं टोटल? ये नहीं पता मुझे। 4 दालें होती हैं। 4 दालें होती हैं। 4 दालें होती हैं। अच्छा जी, ड्रिंक में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मिंट मार्गरीटा। मिंट मार्गरीटा। अच्छा जी, ये कैसे तैयार होता है वैसे? इसमें हम मिंट, लाइम जूस और सोडा यूज़ करेंगे। जो सोडा यूज़ नहीं करना चाहते वो इसमें कोई भी वाइट ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वाइट ड्रिंक यूज़ कर दें। ये हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में भी पी रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक्सपेंसिव, आप जाके रेस्टोरेंट्स में पी रहे होते हैं, आप घर पे बना सकते हैं इस रेसिपी से बहुत ही इजीली। हाँ, वैसे रेस्टोरेंट वाले काफ़ी महंगा देते हैं ये, तो ये वैसे कितने के तैयार हो जाता है अगर घर पे बनाए तो? घर पे तो बस आप इसको पुदीने, लीमू और नमक, काला नमक, उससे बहुत इजीली बना सकते हैं। हाँ, तो 5 रुपए का एक गिलास पड़ेगा अंदाज़ा? 5 रुपए का तो नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा का ही पड़ेगा, बट ये है कि उससे कम का पड़ेगा जो आप बाहर पीते हैं। उससे कम का पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आप रिफ्रेश रहना चाहते हैं तो पीजिए टैंग। टैंग बड़ा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जी, ये सभी को पता है। और टैंग के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं जिसमें ऑरेंज मेरा फेवरेट है, उसके अलावा लेमन होता है, उसके अलावा पाइनएप्पल होता है और पेपर वाला इनका बड़ा ज़बरदस्त जो है फ्लेवर है। उसके अलावा जो टैंग की सबसे अच्छी बात है इसमें होता है विटामिन सी और डी और साथ में होता है जिंक। अच्छा, इसमें एक तो ये आपको रिफ़्रेश रखता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और मेंटल शार्पनेस के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। तो बिल्कुल जी, मैं भी दौरान ट्रांसमिशन इस वजह पी लेता हूँ ताकि मैं बड़ा रिफ़्रेश फील करूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अक्सर लोगों के साथ नफ्सियाती इश्यूज़ होते हैं लेकिन हम उसे वहम का नाम दे देते हैं और फिर इग्नोर करते रहते हैं। फिर वो एक क्रॉनिक कंडीशन में हमारे सामने आती है, तब तक शायद बहुत देर भी हो चुकी होती है और वो कंडीशन काफ़ी बिगड़ जाती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आजकल हम ये देखते हैं कि हर चौथे पाँचवें बंदे के साथ कोई ना कोई नफ्सियाती इश्यूज़ हो गए। या तो अब शायद मौसम चेंज हो गया, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है, पूरी दुनिया में एक अलग चेंजेस आ रही हैं और लोग उसको जो है वो कह देते हैं। अभी भी कुछ जगहों पे, बहुत से लोगों ने तो उसको अब सीरियस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी इसको वहम का नाम दे देते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि इसके साथ ये इशू है, कोई चीज़ इसको तंग कर रही है, तो हम कहते हैं यार वहम है, छोड़ो, या डांट लगा देते हैं। ये कितना नुकसानदेह होता है? कि बिल्कुल इसी तरह से है कि आपको एक तकलीफ़ शुरू हुई है और आप उस तकलीफ़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और वो तकलीफ़ की जो वजह है वो बढ़ती जा रही है और वो फिर एक ऐसी बीमारी की तरफ चली जाती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता लाइलाज होने की तरफ चली जाती है। असल में नफ्सियाती अमराज जो है, जिस तरह हम कहते हैं ना नज़ला ज़ुकाम खांसी है, वो आपको शुरू हुआ तो आपने उसके लिए दवाई ली, या वो एक सीजनल है, एक वायरल इन्फेक्शन है, वो कुछ टाइम के बाद रिकवर हो जाता है कि वो जब आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए बिल्ड होता है तो ऑटोमेटिकली आप रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल इशूज़ होते हैं, अगर ये ट्रिगर कर जाए, मतलब स्टार्टअप हो जाए इसका कोई भी चीज़, तो ये रिकवर नहीं होती है, यानी ये एक्सट्रीम पे जाना शुरू हो जाती है और ग्रेजुअली वो इस तरह की, यानी एक होता है कि स्टार्टिंग में अगर आप उसको पिकअप कर लें, आपको पता चल जाए,
तो आप काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नज़रअंदाज हो गई या आपने उसको पिन पॉइंट नहीं किया कि ये इशू है और ये इस तरह से हो रहा है, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आप उसका ट्रीटमेंट भी कराएं तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि बच्चे को ही, जबकि ये हमारे दौर में भी, अगर मैं अपनी दौर में बात करूं तो ये इश्यूज थे, लेकिन शायद उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। आजकल तो बच्चों को मैंने देखा है कि उनके साथ ये होता है कि अनवांटेड फियर्स या बिला वजह का एग्रेशन, गुस्सा, ऐसी जब कंडीशन हम पहले बात करेंगे क्योंकि बच्चों की, क्योंकि वो ज़ाहिर वो एक पौधा है, अगर हम देख रहे हैं कि पौधे को ये मसला हो रहा है तो फिर उसका इलाज किस तरह कराएं पेरेंट्स? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जिसकी साथ परवरिश पा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उसको नॉर्मलाइज़ करना है, क्योंकि एक मदर फादर जो है वो सबसे पहले उसके लिए केयर गिवर हैं। उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है कि वो नॉर्मली बिहेव करेंगे, क्योंकि बच्चा अभी इस दुनिया में आया है, उसे अभी एक्सपीरियंस करना है, उसे एक्सप्लोर करना है, काफ़ी कुछ लर्न करना है, और वो सब कुछ वही चीज़ें लर्न करेगा क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट वो लैप ऑफ द मदर जो है वो स्टार्ट करता है अपनी चीज़ों को लर्न करना। उसको हंसना सिखाती है, बोलना सिखाती है, किस बात पे किस तरह बिहेव करना है, वो उसको वहाँ से रोकती है, डांटती है, डपटती है। यानी हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमारी सोशल डेवलपमेंट, वो सब चीज़ें हमारे पेरेंट्स से हमें जो है वो समझ में आती हैं। देन हम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड जाना शुरू करते हैं कि स्कूलिंग स्टार्ट होती है, और देन इसके बाद फ्रेंड सर्कल और डिफरेंट रिलेटिव्स और ये सब कुछ। तो मैं कहती हूँ स्टार्टिंग में सबसे पहले मेंटल हेल्थ आपकी पेरेंट्स की हो। इसके बाद मैं ये समझती हूँ कि हम बच्चों को जिस तरह से सिखाते हैं, समझाते हैं, तो हमें पहले राइट एंड रॉन्ग के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना है कि वो चीज़ जो हम सही समझ रहे हैं क्या वो बच्चे के लिए भी सही है या नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बच्चे को किसी चीज़ से रोक रहे हैं कि बेटा ये चीज़ नुकसानदेह है, तो हम उसके वजूहात नहीं बताते उस बच्चे को। तो अगर हम उसका रीज़न आउट कर दें तो वो बच्चा जो है कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होगा। अब हमने उसको डांट दिया, डपट दिया, बच्चे को रोक दिया, अब उसे ये नहीं पता, उसके अंदर एक तजस्सुस जो है उस चीज़ को जानने का वो बैठ गया कि आया इसके पीछे क्या है। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चा अभी वो चीज़ों को सीखने की कोशिश में है, उसके जहन में बहुत सारे सवालात हैं। हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं, वुडवर्थ नाम है उनका, वो कहते हैं टेबुला राजा है, यानी एक ब्लैंक स्लेट है ह्यूमन माइंड। जब वो बोर्न होता है एक छोटा बच्चा, तो जो हम उसकी उस स्लेट पे लिखेंगे उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही बिल्ड हो जाएगी। तो आप उसकी उस ब्लैंक स्लेट को खाली छोड़े हुए हैं, अब जब आप उसको कुछ नहीं बताएंगे तो खुद ब खुद वो अपने, क्योंकि उसे फिलअप तो करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये भी चीज़ बहुत हो गई है कि जब हम छोटे थे तब एक लिमिटेड टाइम था, स्क्रीनिंग टाइम जिसको हम कहते हैं, टेलीविज़न का। एक टाइम पे कार्टून आते थे, वो भी बहुत ज़ाहिर सेंसर्ड होकर आते थे। अब आजकल ज़ाहिर टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल्स होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है। शायद उस वक्त हमारे पास होते तो हमारे भी हाथ में होता। अब उस पर बच्चा अगर कोई ऐसी वीडियोस देखता है जो ज़रा एग्रेसिव है, जो गैर मुल्की जगहों पे बनती हैं, जो यूट्यूब पे भी लोग बना के इस तरह की अपनी डालते हैं, तो क्या बच्चे की पर्सनैलिटी पे वो चीज़ असर करती है? बिल्कुल, देखिए आजकल हमारे पास जो चाइल्ड असेसमेंट के लिए मुख्तलिफ केसेस आ रहे हैं, मैं जिस तरह असेसमेंट करते हैं हम लोग, पर्सनैलिटी के सेंस में तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब लर्निंग इशूज़ के हवाले से आते हैं तो पेरेंट्स ये कहते हैं बहुत स्टबर्न चाइल्ड है। अब वो आपने अपनी, यानी मोस्टली आजकल ये देखा जा रहा है कि पेरेंट्स अपना टाइम जो है वो किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स, टैब और ये सब चीज़ें पकड़ा देते हैं। तो उसके ऊपर वो किस कंटेंट में किस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं। अब वो बच्चा जो है वो जब कुछ देखता है तो वो अगर आके पूछता है कि ये चीज़ इस तरह से मैंने देखी है, अगर उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, ऑटोमेटिकली उसको लगता है वो चीज़ जो है वो आइडियलाइज है, इसी तरह से होती होगी। अब वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, हम उसको उस तरह नहीं बता रहे। अब वो कंटिन्यूएशन में वो वीडियोज़ देख रहा है या वो कोई गेम खेल रहा है। आजकल ये जो मोबाइल फ़ोन गेमिंग जो है ये बहुत एडिक्शन हो गई है, और बच्चे इतना ज़्यादा उसकी वजह से हो गए हैं कि उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है वो डेवलप हो रही हैं। बिल्कुल जी, ये चीज़ जो होती है ना, ये इस वजह से मैंने सवाल किया कि अक्सर हम देखते हैं कि हम बच्चों को एक ज़िद्दी का लक़ब दे देते हैं, बड़ा ज़िद्दी है या बड़ा गुस्से का है। कोई भी बच्चा माँ की गोद से जो है वो ज़िद्दी या गुस्से का नहीं पैदा होता, ये माशरा उसको करता है। अब अगर एक 4 साल 5 साल का बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो या तो वो घर में गुस्सा देख रहा है या फिर वो कोई ऐसी चीज़ ज़रूर देख रहा है कि जिससे वो अट्रैक्ट होता है। तो ये पेरेंट्स को सबसे पहले चाहिए कि जो हम अपनी जान छुड़ाने के लिए फ़ौरन बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, ये उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। सलीम भाई, जैसे कि मैंने उस वक्त आपसे बात की थी कि आप बंदा देख के जो है वो फिर उनकी सिलेक्शन करते हैं कि भाई इनको क्या पहनना चाहिए। क्या हर फैशन हर इंसान पे सूट करता है? नहीं सर, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आजकल हर चीज़ का एक ड्रेस कोड बन गया है, ठीक है, तो उस हिसाब से डे का फंक्शन अलग, नाइट का फंक्शन अलग, इवनिंग का अलग, तो हर बंदा अपने पर्सनालिटी के हिसाब से ही वेयर करे तो ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो ये मसला आता है कि हमने किसी भी
फिल्मी हीरो को या अदाकार को या किसी बहुत अच्छे फिटनेस वाले को एक ड्रेस पहना हुआ देखते हैं और उनके कलर्स अमूमन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी में वेयर नहीं होते जी, रेड, शॉकिंग पिंक। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो आम जगहों पे भी पहन के घूम रहे होते हैं, तो ये उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि भाई ये सूट नहीं कर रहा तुम पर। सर मैं जैसे फर्स्ट ये बताया कि सबसे पहले इंसान को ये समझना चाहिए कि एक ग्लैमर वर्ल्ड अलग है और एक रियल वर्ल्ड अलग है। तो रियल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि मतलब हर चीज़ बंदे को अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो सिर्फ बारिश के दिनों में ही अच्छे लगते हैं, आम डे में आपको नहीं पसंद आते। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर वक्त अच्छी नहीं लगती, तो इस किस्म की वेयरिंग होती है। हर वक्त आप डार्क कलर नहीं पहन सकते बिल्कुल। और हर फंक्शन में आप ज़रूरी नहीं कि ब्लू ही और ब्लैक ही पहने। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं जिसमें आप डिफरेंट कलर्स भी पहनते हैं। अच्छा, ऐसा है कि ब्लैक में इंसान पतला लगता है? मैंने जो, क्योंकि मैं भी बहुत ब्लैक पहनता हूँ और ज़्यादातर जो ब्लैक पहनने वाले होते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई ब्लैक क्यों पहनते हो, तो कहते हैं जिसमें हम पतले लगते हैं। तो क्या कुछ ऐसा वाकई में है या ये ऐसी एक र्यूमर ऐसा है कुछ भी नहीं है, कि ब्लैक में पतले लगते हैं? नहीं। जी, ब्लैक परसों मुझे कलर कमेंट मिला था है ना? जी। ब्लैक कलर ऐसा है कि ये अमूमन सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। ठीक है, पसंद आने की वजह से हर इंसान अपना कोई ना कोई आइडिया क्रिएट करता है, कोई एग्जांपल करता है कि यार ये मुझ पे अच्छा लगता है, तो ये रीजनिंग होगी उसकी। ब्लैक जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पहना जाता है क्योंकि उसकी अट्रैक्शन और होती है। और ब्लैक का ख़ास तौर पर किसी भी कलर या ओकेजन या उससे कोई इतना कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। वो आप कहीं भी पहन सकते हैं, किसी भी वेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसका ना किसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, ना उसका किसी ओकेजन से ताल्लुक़ है, ना उसकी पार्टी से ताल्लुक़ है। वो एक ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी कहीं भी ड्रेस अप कर कर चले जाएं तो आप उसमें तैयार लगते हैं। हैं। तो ये जो एक र्यूमर थी आज ये मैंने क्लियर कर दी कि भाई अक्सर लोग, अच्छा हमें भी ये लगता था जब हम ब्लैक पहन के आते हैं तो ऑफिस में लोग बोलते हैं आजकल बड़े पतले पतले लग रहे हो, तो लोग बड़ा खुश होते हैं, लेकिन इससे इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं होता। बस ब्लैक कलर ये है कि सूट ज़्यादा करता है और बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। और ब्लैक में जो सबसे अच्छी बात है ना, जो धब्बे लग जाते हैं ना कपड़ों पर, वो नहीं पता चलता, तो इस वजह से भी चल जाते हैं। मारवी ने शाही दाल पूरी ऑलमोस्ट तैयार कर ली है। जी बिल्कुल, ये तैयार है। अरे वाह, क्या लुक आ रहा है, बस जबरदस्त। इसमें हम क्रीम ऑलपर्स की ऐड करेंगे इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए। ऑलपर्स की क्रीम जो है मज़ीद थिक और क्रीमी टेक्सचर दे देती है किसी भी चीज़ को, क्योंकि बच्चे इसको शौक से नहीं खाते। अगर आप इसमें ऑलपर्स की क्रीम ऐड करेंगे तो बच्चे बहुत ही आसानी से खा लेंगे। बिल्कुल जी, बच्चे शौक से खाएंगे, बच्चों को दिखा देंगे बेटा दाल में भी क्रीम डल रही है तो और शौक से खाएंगे। उसके अलावा नान, पराठे, किसी भी चीज़ पे आप ऑलपर की क्रीम लगा के खा सकते हैं जी। तो बच्चों को ये ग़िज़ाइयत भी देगी और ज़बरदस्त दाल जो है, शाही दाल वाकई में शाही लग रही है। शाही दाल तैयार हो चुकी है और ये भी लेमनेड भी तैयार हो गया। जी बिल्कुल, ये मिंट मार्गरीटा ये भी रेडी हो गया। मिंट मार्गरीटा बिल्कुल रेडी हो चुका है जी। और आप देख सकते हैं जी, ये आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना तो ये आपको कितने का, आप तो जाती होंगी ना महंगे रेस्टोरेंट्स में, वहाँ कितने का होता है ये ऑलमोस्ट 600-700 का तो पर ग्लास होता ही है। 600-700 का। आप ये देखें, आप ये घर में बनाएं तो 10-15 रुपए में बन जाएगा। 10-15 रुपए में नहीं बनेगा, 20 रुपए में बन जाएगा। हाँ 20-30 रुपए में 20-30 रुपए में घर में ही बना लें, या फिर अपना ले जाया करें, उनको बोले हम अपने घर से लाएं तो भी होगा। ऐसा हो सकता है वैसे रेस्टोरेंट में नहीं, अगर ले बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको ऑर्डर करके उन्हीं से मंगाना पड़ेगा। आप घर पे बनाएं ऐसा। घर पे बनाएं, अगर वहाँ लेके जाएंगे तो अलाउ नहीं होगा। नहीं, ऐसा अलाउ नहीं होगा। ऐसा अलाउ नहीं होगा। मेरे तो उसमें अलाउ नहीं होगा, बाकी पता नहीं। हाँ, किसी दोस्त के रेस्टोरेंट में जाके आप ये कर सकते हैं, अगर वो है उससे आप इसको बताएं कि यार इतने पैसों का बन रहा है, तुम 600-700 रुपये ले रहे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर रहे थे कि अभी बच्चों को किस तरह हम उनकी गाइडेंस करें, तो आपने बताया कि जी पेरेंट्स की होती है, लेकिन क्या पेरेंट्स को अपनी साइकोलॉजिकल जो पेरेंट्स के साथ इशू होते हैं, तो क्या उसकी ज़रूरत होती है कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं? क्योंकि पेरेंट्स के साथ जो बचपन में हुआ होता है और फिर जो आजकल का माशरा है उसमें वैसी कमाने की प्रॉब्लम्स और बाहर की प्रॉब्लम्स, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि चीज़ जब कोई वालिद या वालदा घर में आएंगी, क्योंकि ख़वातीन भी आजकल कमाती हैं, तो वो एक बड़े ही अच्छे रवैये से वो करेंगी और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और पैम्पर्ड चलेंगी। देखिए, जब ये बच्चों के मसाइल के साथ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ना, तो ये इस तरह से नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के साथ यानी डील कर रहे होते हैं, बल्कि हमारी काउंसलिंग सबसे पहले उनके एडल्ट्स के साथ होती है। हम उन्हें वो चीज़ें समझाते हैं, वो सब कुछ उस तरह कराता है कि क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, वो उस तरह से नहीं समझेगा, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसकी चीज़ें उस तरह से नहीं है कि वो हमारी बात को ओबे करेगा। लेकिन हमें वो पहले पेरेंट्स को सिखानी होती हैं। हमें पता है कि वो किन स्ट्रेसर से, क्योंकि हम स्टार्ट लेते हैं तो हम केस हिस्ट्री लेते हैं कि वो पेरेंट्स जो आ रहा है वो किस बैकग्राउंड से है, वो किन किन स्ट्रेसर्स का शिकार है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, वो सोशली किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। ऑटोमेटिकली जब हम उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं तो फिर हम उन्हें लर्न कराते हैं कि वो जो अपने बच्चों के इशूज़ लेकर आए हैं उन्हें किस तरह से वो हैंडल करना तो है। ज़्यादातर जब आप इस तरह करती होंगी, ज़ाहिर काम तो आपका है,
तो मैं तो सिर्फ एक ज़ाहिर सवाल कर रहा हूँ, ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ इशू निकलता होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए बच्चा प्रॉब्लम में ही पेरेंट्स की वजह से आता है। अच्छा, एक इशू ये है कि मेरे साथ एक जहनी मसाइल है, अब है मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं कि मैं डॉक्टर से कंसर्न करूं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये बड़ा अलमिया है कि जो जाएगा वो पागल कहलाएगा कि पागल हो तुम, साइकेट्रिस्ट या अपनी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो। तो इसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें? सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमें पता लगना शुरू हो जाना चाहिए कि भाई अब दिखा दो? देखिए ये चीज़ है इंसाइट की, कि हम अपने अंदर खुद को कैसे जांचें कि हम इस मसले के साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, बल्कि मैं समझती हूँ कि बहुत हम इवन साइकोलॉजिस्ट होके ऐसा नहीं है कि हमारे साथ इश्यूज़ नहीं होते, हम खुद भी नहीं जज कर पाते और हम एक्सेप्ट भी नहीं करते, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आपको फील होता है, आपको सिचुएशन को सबसे पहले जज करना चाहिए कि जहाँ जहाँ आपकी सिचुएशन ख़राब हो रही है या आपका कोई मामला आपके हैंडलिंग में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो उस वक्त थोड़ा सा मैं कहूँगी कि किसी भी शख्स को ये एनालिसिस थोड़ा सा करना चाहिए कि वो सिचुएशन किसकी वजह से मिस हैंडलिंग हो रही है, कि वो मेरी आइदर कोई मेरी उसमें रीज़न मौजूद है या वो जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको मैं प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये सब कुछ अच्छा, होता है। इसकी नफ्सियात की अलग अलग वजूहात होती हैं। कुछ लोगों को अनवांटेड फियर्स आते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में आ जाए, अभी ये चीज़ हुई नहीं है, ऐसा हो गया तो फ्यूचर एंजाइटी फ्यूचर एंजाइटी, जिसे आपने बिल्कुल प्रॉपर वर्ड यूज़ किया, फ्यूचर एंजाइटी। अब वो किसी से डिस्कस कर लेगा तो अगला कहेगा यार नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा सही होगा, वो कहेगा चलो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा जब किसी के साथ अगर हो रहा हो, जो फ्यूचर एंजाइटी का इशू बहुत है कि अभी हुआ नहीं है लेकिन अगर ऐसा हो गया तो, या मैंने इसको ये बात कही है, अगर उसने उसको बता दी तो उसने उसको बता दी, तो एक अजीब सी कैफियत तारी होने बिल्कुल लगती है। बिल्कुल, ये मोस्टली हमारे यहाँ फोबिक पेशेंट्स जो होते हैं ना वो इस तरह से आते हैं। सोशल एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं वो इस तरह से आते हैं कि मैं जाऊँगा तो ये हो जाएगा, ये हो सकता है मेरे साथ, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, या मैं किसी स्पीच में हूँ तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, या मुझे कोई भी परफॉर्मेंस एंजाइटी जिसको हम कहते हैं ना, कि वो भी डेवलप हो जाती हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले हमें जब हमारे पास इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जिनके साथ मोस्टली तो ये होता है कि लोग जो नॉर्मल सिचुएशन के साथ होते हैं वो इतना हमारे पास नहीं आते कि हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, ये इश्यूज़ बार बार हो रहे हैं। लेकिन जब उनको ये चीज़ प्रॉब्लम लगने लगती है कि अब वो डेली लिविंग में वो चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो जब हमारे पास वो आते हैं तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ये एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली किसी ना किसी ने इंड्यूस की है उनमें। ये एंग्जाइटी आपकी बाय बर्थ नहीं है आप में, आपको हर चीज़ से जब रोकना है, ये हो जाएगा, बच्चों को हम डांटते ना, रहने दो, ये नहीं करो, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, वो जो हो जाएगा, जो आपको बार बार ये आवाज़ें जो सुनाई दी बचपन से, और वो अभी भी लाइफ में, अब हम अगर किसी दोस्त से मशवरा ले रहे हैं फॉर सपोज कि यार मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ और मुझे इस चीज़ की प्लानिंग है और मेरा यार ऐसा ना हो तुम्हारा ये नुकसान हो जाए, जैसे फाइनेंशियल हम किसी से मशवरा लेने जाते हैं कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और वो इन्वेस्टमेंट के सेंस में उसको ये मशवरा दे के नहीं, अगर तुम ये करोगे तो इसकी वजह से तुम्हें ये भी लॉस हो सकता है, ये वो। अब वो जो एंग्जाइटी जो थी वो आपको किसी तीसरे पर्सन ने दी, अब आपके थॉट की जो चेन है वो स्टार्ट हो गई चलना, ठीक है। आपने किसी और से मशवरा लिया, उसने अपनी कोई और जो उसके जहन में वहम होगा वो उसने बता दिया। अच्छा, लेकिन मशवरा लेना तो वैसे सही बात है, अगर आप किसी ऐसी चीज़ में जा ये रहे उस हैं। बंदे की मैं बात कर रही हूँ कि जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, उसको बहुत ज़्यादा मशवरे, यानी कहते हैं ना मल्टीपल लोगों से नहीं लेने चाहिए। कंसर्निंग 2 या 3 लोग जो ये उसके बहुत तमाम उन लोगों के लिए जो ये एक बड़ी कॉमन बीमारी है फ्यूचर एंजाइटी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होती है, तो वो उनके लिए ये ट्रीटमेंट है कि वो बिला वजह के ज़्यादा लोगों से मशवरा नहीं लेते। मशवरा लेना बहुत अच्छी बात है, इसमें मैं नहीं कहूँगा कि आप बगैर मशवरे लिए काम करना शुरू कर दें, मशवरा लें, लेकिन जो उसके कंसर्न लोग हैं ना, एक दो लोगों से, हर बंदे की अलग मेंटालिटी होती है, अब आप उसका सुनेंगे, आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे और बल्कि वो आपको पेन देने लगेगी। मोहसिन भाई, बात हो रही है इस्लाह माशरा के हवाले से, हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि लोगों की इस्लाह के नाम पे बदतमीज़ी करने लगते हैं, तस्दील करने लगते हैं, और फिर जब उनको रोको कि भाई क्या कर रहे हो, तो बोलो अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम तो इस्लाह कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बाक़ी वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, कुन्तुम ख़ैरा उम्मती उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है, लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि अल्लाह के रहमतुल रसूल और रहमतुल आलमीन अल्लाह ने बनाकर भेजा। सवाल बहुत ज़बरदस्त है कि आज के दौर में हर कोई चाहता है कि लोग मेरी इस्लाह ना करें, बल्कि मैं बैठ के दूसरों की इस्लाह करता पूरे हूँ, मोहल्ले की इस्लाह और मैं जो हूँ वो चैम्पियन हूँ इस्लाह करने में, और मुझे अपनी नाक पे बैठा हुआ जो 10,000 मक्खियाँ वो नज़र ना आए, दूसरे की नाक पे जो एक मक्खी बैठी वो क्यों बैठी हुई, इसको हटाना है मुझे। सारी बात ये देखें, इस्लाह का ताल्लुक़ जो हमें दीन ने सिखाया वो हम देखें।
कुरान में अल्लाह ने वादे फरमाया कुन तुम खैर उम्मती, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, यानी पिछली जितनी भी उम्मतें आई हैं उनमें सबसे बेहतरीन हो। क्यों? क्योंकि तुम दो काम करते हो। पहला काम क्या करते हो? फरमाया उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो, अच्छी बातें बताते हो, आपस में एक दूसरे के साथ नेकी के बारे में बताते हो। दूसरी बात फरमाया वतनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो। अब यहाँ जो बात आती है, बुराई से वो शख्स रोके जो खुद बुराई से पहले रुका हुआ। ये भी तो फरमाया गया ना कि लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, ये बात याद रखिएगा जो असल मौजू जो आपने फरमाया, तुम वो काम क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। अब इससे वादे हुआ कि मैं कहूँ कि भाई झूठ मत बोलो, लेकिन मैं सारा दिन झूठ बोलता रहूँ, तो यकीन माने ये मैंने इस अल्लाह के कलाम की तौहीन की, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि तुम वो काम क्यों कहते हो जो खुद करते हो। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे आपने कहा कि जो काम तुम खुद नहीं कर रोक सकते अपने आप को, दूसरे को ना बोलो। चलो ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो क्या मुझे हर किसी को ये लाइसेंस मिल जाएगा कि मैं उसको सबके बीच में झूठा झूठा कहने लगूं? सबके बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। जब अल्लाह ताला आपके ऐब जो है सबके सामने ज़मीन खोला, तो आप कौन होते हैं सबके दरमियान? याद रखिएगा, इस्लाह का तरीका जो मैंने आपको बताना चाह रहा था कि ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं कि आप किसी का नाम लेके कि ज़ैद ये तुम झूठ बोलते हो, फलां कर दो। अगर आपने किसी की इस्लाह भी करनी है तो सबसे पहले अकेले में की जाएगी। नंबर 2, अगर आप अकेले में नहीं करना चाहते तो कोई ऐसा वाक़या बयान कर दें जो नसीहत आमोज़ हो और जिस बात में उस बात को पिन्हा हो यानी छुपी भी हो, वो उस बंदे तक पहुँचे कि हाँ ये मेरे लिए कही जा रही है, ताकि उसकी तज़लील भी ना हो और आप बात भी पहुँचा दें। क्योंकि याद रखिएगा, किसी मुसलमान की तौहीन करना भी ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। क्यों? हुज़ूर ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान बचा रहे। तो मालूम क्या चला कि तुम्हारे ईमान का ताल्लुक ही यही है कि अगर तुम्हारे हाथ बिला वजह किसी मुसलमान पर उठ रहे हैं तब भी ईमान से खारिज, और बिला वजह तुम ज़ुबान से किसी की तज़लील कर रहे हो इस वजह से कि मैं तो इस्लाह कर रहा हूँ, तो भाई तुम्हारा ईमान भी सलामत नहीं रहा। इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि इस्लाह के बहाने ईमान तुम्हारा खारिज हो रहा है। इस्लाह करनी है अकेले में करो, नसीहत आमोज़ करो, और इस्लाह भी वो करे जो मैंने कहा जो नसीहत के काबिल हो। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये बात मैंने इस वजह क्लियर कर दी कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी ये तो बात है कि हम तो ये काम नहीं करते, इस वजह से हम दूसरे को रोक रहे। उसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप बीच चलते लोगों को जो है वो उनसे उस तरह बात करें कि उनकी एक इंसल्ट हो। अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि भाई किसी की इस्लाह हो जाए, तो उसका एक तरीक़ेकार होता है, वो भी हम आगे भी आपको सुनवाएंगे कि क्या तरीक़ेकार होते हैं। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं होता कि आप इस्लाह के नाम पर जो है बदतमीज़ी कर लें, इस्लाह के नाम पर कुछ भी कर लो, फिर बोल दें मैं तो इस्लाह कर रहा हूँ, तो फिर आप ये गुनाह कर रहे हैं। और उसका क्या गुनाह है वो भी मोहसिन भाई ने बताया। अब रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद का सीज़न और फिर शादियों का सीज़न। जी बिल्कुल। तो ख़वातीन के तो अलग हम देखते हैं कि डिज़ाइन वाले जोड़े होते हैं महंगे, मर्दों के भी बहुत महंगे जोड़े बनते हैं। अक्सर हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये जो डिज़ाइनर होते हैं ये अपने नाम की वजह से एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव लेते हैं या कुछ इसमें ऐसा काम होता है जो इतने महंगे होते हैं? नहीं, बिल्कुल काम होता है तो ही पैसे चार्ज करते हैं। और पहले के मुनासिब अब कपड़ा भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आने लग गया है और ब्रांडेड फैब्रिक्स आने लग गए हैं, इंपोर्टेड ज़्यादा इन हो गया है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी कॉस्टली हो गई है। तो अब ऐसे कपड़े बन रहे हैं जो कि इतने महंगे बनते हैं। अच्छा अली भी, जैसे आपने बताया कि सलीम में आपने बताया कि इम्पोर्टेड कपड़ा आ रहा है और फैब्रिक यहाँ पे महंगा हो गया। अभी अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो माशी हालात भी काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब हुए हुए, पैसे काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं, कपड़ा भी महंगा हो गया। तो उससे अब कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप, कितना डिफरेंस आया? देखिए, डिफरेंस तो ओवरऑल सभी के उसमें मतलब प्रोफेशन में पड़ा है, पर क्योंकि ये एक बेसिक नेसेसिटी में भी एक है मतलब कपड़ा, तो उससे ये है कि इतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आया इस काम में। तो अमूमन लोग जैसे पहले 4-5 लेते थे तो अब 2-3 लेते हैं, पर लेते हैं ज़रूर क्योंकि ईद, त्यौहार, फंक्शंस ये तो आपको पता है हमारे मुल्क में तो चलते ही रहते हैं। तो अच्छा, ये कहते हैं कि फ़ैशन पलट के दोबारा आता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे मामू की शादी थी तो उस वक्त में वो बड़ा वाला, मैं शायद वर्ड गलत यूज़ करूँगा, कुला होता था जो बड़ा सा ऊपर जा रहा होता है, वो उस वक्त में था। और ये बहुत काफ़ी पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, उस वक्त तो हम छोटे थे। अब वो दोबारा फैशन इन हो गया है, दोबारा लोगों ने बड़े, तो ये फैशन पलट के वापस आता है? जी बिल्कुल वापस आता है, क्योंकि देखें इसमें ना बहुत ज़्यादा कोई क्रिएशन है नहीं। ठीक है। और मेंस वेयर में तो वैसे ही नहीं है। ठीक है, बहुत लिमिटेड कलर्स होते हैं, बहुत लिमिटेड स्टाइलिंग होती है। आपको याद होगा कि 2 बटन सूट जो है वो 20 साल पहले भी चलता था, डबल ब्रेस्टेड सूट 30 साल पहले भी चलता था, आज भी बहुत चलता है। और पहले लोग एज अ फैशन यूज़ करते थे,
आज जो उसको बहुत ज़्यादा फैशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो वेयरिंग तो कभी भी आउट नहीं होता है, और जहाँ तक सवाल है फैशन का, तो वो पहनने वाला खुद क्रिएट करता है जी। जो पहनना जानता है वो कलर भी सिलेक्ट करना जानता है, उसको कैसे पहनना है, और सारा मतलब कमाल सबसे पहले उस बंदे का होता है जो उसको सिलेक्ट करता है, और सेकंड जो उसको बनाता है। तो ये दो लोग मिलकर ही एक फ़ैशन को क्रिएट करते हैं, और फ़ैशन का ख़ास कोई टाइम स्केल नहीं होता। बंदा जिस लेवल और जिस ओकेजन पे पहन रहा है तो उसके हिसाब पे वो डिसाइड करता है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि कलर्स का, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मर्दों के भी बहुत सारे नित नए कलर्स आ गए हैं। जो कलर मैंने भी पहना भाई, ये पहले नॉर्मली इतना नहीं होता। अगर आज से हम काफ़ी साल पहले चले जाएं तो अब काफ़ी चीज़ें मर्दों में भी इन वो हो गई हैं जो एक नए कलर्स हैं जो अमूमन पहले मर्द नहीं पहनते थे, अब बहुत इन हो चुके हैं वो भी। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से। पर इसमें भी आप देखें कि बहुत रिफाइन कलर्स वेयर करते हैं, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा शौक नहीं होता, ज़्यादा डार्क नहीं होता। मर्द सिर्फ वही कलर पहनता है जो कि उसके मतलब फ़िज़ीक के कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से चले, क्योंकि मर्द की कलर स्कीम ही ऐसी होती है कि उस पर ज़्यादातर हर कलर नहीं जा सकता, फेमिनिन टच वाला कलर नहीं जा सकता। तो कलर इंट्रोड्यूस हुए हैं, वक्त के हिसाब से इंट्रोड्यूस हुए हैं, और माशाल्लाह अच्छे भी लग रहे हैं। आपने भी पहना हुआ है माशाल्लाह, बहुत एक्सेलेंट कलर है। अच्छा, अगर हम ड्रेस पैंट्स और इस तरफ जाते हैं, मतलब ड्रेस पैंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ड्रेस पैंट बहुत ही ज़रा एग्जीक्यूटिव फील्ड वाले लोग या फिर जो ड्रेसिंग को जानते हैं। जीन्स तो एक बहुत कॉमन है, हर चौथा पांचवा बंदा जीन्स पहनता है। तो उसको भी जो है उसके भी डिज़ाइन हमने देखा कि पहले इटालियन एक बड़ा इन हुआ था, फिर बड़े पांचों का इन हुआ था। इसमें भी वैरायटीज़ आती रहती है, और मैंने देखा है ड्रेस पैंट वही पहनता है ज़्यादातर जिसको ड्रेसिंग सेंस ज़्यादा हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ड्रेस पैंट का ताल्लुक फिर देन अगेन बंदे के अपने ऑक्यूपेशन, उसका प्रोफेशन और उसकी मतलब उसको नो हाउ कितना है। हर बंदा एक आम सी ड्रेस पैंट पहन के निकल जाए कोई भी कलर मैचिंग के साथ, तो वो नहीं होता। ड्रेस पैंट पहनने वाला शख्स जो है, जैसे जिनको हम डील करते हैं, ज़्यादातर हमारे पास जो टेलरिंग में लोग आते हैं उनको पता होता है कि मुझे कौन से शर्ट के साथ कौन सी पैंट पहननी है। और फिर वो जो कटिंग का सवाल है, बहुत लोग फिटिंग को तरजीह देते हैं, बहुत लोग कंफर्ट को तरजीह देते हैं, बहुत लोग इन बिटवीन पहनते हैं। जैसे कि कोई इंटरव्यू वगैरह है तो लोग स्लिम वगैरह पहन कर जाते हैं। ऑफिस के लिए लोग कंफर्ट जोन वाला ज़्यादा करते हैं कि भाई बैठना है सारा दिन, इसी में नमाज भी पढ़ना है, उठना भी, हर काम है। तो हर बंदे का स्टाइल जो है उस बंदे के माइंड के हिसाब से वैरी करता है। अच्छा सलीम भाई, एक चीज़ है कि आप ज़ाहिर कराची में काम कर रहे हैं, तो कराची में हर ज़बान बोलने वाला शख्स आपको मिलेगा, सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच, एवरीवन। अच्छा, सबका एक पहनावा अलग उसका होता है, इससे कितना फ़र्क आता है? ख़ास तौर पे शलवार कमीज़ की अगर हम बात करें, चलें ड्रेस पैंट तो एक ही पहनावे में होगी, या तो फिटिंग की होगी, या लूज़ होगी, या इटालियन होगी, कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर हम शलवार कमीज़ की बात करें तो सिंध का थोड़ा अलग है, पंजाब का थोड़ा अलग है, खैबर पख्तूनख्वा का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, और आप बैठे हैं कराची में जहाँ पर सबका मजमूआ है। जी जी बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त बात है ये। हर बंदा आजकल फ़ैशन को समझता है, फिटिंग को समझता है, और हर बंदा चाहता है कि जब मैं उसे पहनूं तो बहुत डिफरेंट रहे। जैसे कि हर बंदा अभी बनने के बाद पता चलता है कि कितना अच्छा बना हुआ है, तो उस बंदे पे जचता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। तो उस हिसाब से फ़िलहाल जो हम सबसे ज़्यादा लोगों को देखते हैं वो सबसे पहले फ़िटिंग को देखते हैं, उसके बाद फिर मुझे कैसा पहनना है वो आता है। फ़िटिंग इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रायोर है, ठीक है ना। हर बंदा बोलता है कि यार मुझे फिटिंग सबसे बेस्ट चाहिए, लेकिन उसमें जो पेट निकले हुए होते हैं जिनके, वो क्या करें? सर वो तो फिर सर सारा टेलरिंग का कमाल है ना सर। पेट भी नहीं नजर आएगा और फिटिंग का भी होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये ऐसा होना पड़ता है बिल्कुल। और ये टेलरिंग सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी काम बंदे को दे दिया, उसने काट दिया और बना दिया। इसमें सर एक मैथ है, एक सिस्टम है जो कि हमें सारा देखना पड़ता है कि शोल्डर, चेस्ट, बेली, इन सब को एक साथ कैलकुलेट कर कर फिर इस चीज़ को बनाना पड़ता है। तो ये हमारा काम होता है सर। हाँ, इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि अमूमन जो लोगों का मसला आता है, हमारा भी वही आता है ना, क्या झूठ बोलना, कि पेट बाहर आ रहा होता है। अब क्या करें भाई, अब आ रहा है ठीक है, नहीं कर पा रहे डाइट उस तरह,
तो उसमें फिर ये होता है कि फिटिंग का नहीं पहनते, तो उसमें जो है ना एक हम रास्ता निकालते हैं, इसको कहते हैं चोर रास्ता, कि लूज़ पहन लो, लूज़ में होता है चल जाता है। लेकिन जैसे कि सलीम भाई ने बताया कि उसका भी ये गेम है कि ऊपर से फिट आ जाएगा और नीचे से जो आपकी बैली है वो छुप जाएगी। तो ये एक बड़ी ये कमाल होती है और ये इन्हीं का कमाल है, हर कोई कर नहीं सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम दो जगहों पे हम देखते हैं कि एक ज़ाहिर शहरी ज़िंदगी है, एक देहात की ज़िंदगी है। अगर हम कराची की बात करते हैं तो इधर ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, और भी बड़े मसाइल हैं। अगर हम गांव की लाइफ में जाते हैं तो ठीक है, उस तरह के मसले नहीं, वहाँ कुछ और मसाइल होते हैं, लेकिन ये वाले ट्रैफिक, पोल्यूशन, यहाँ तो 4-4 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे। आपने क्या देखा है, क्योंकि आपके पास तो दोनों तरह के पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत अभी किन को पड़ रही है? क्योंकि मैंने सुना है कि जो ट्रैफिक के साउंड्स होते हैं वो भी आपको मेंटली तौर पे वीक करते हैं, ऐसा सुना है अभी। जी, नॉइस पॉल्यूशन की जिस तरह से अगर बात करते हैं, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी हमारे यहाँ जिस तरह से, अच्छा इसकी इतनी प्रैक्टिस यानी हमारे पास, क्योंकि नॉर्मली ये है कि जो लोग रिहाइश जिनकी रेजिडेंशियल एरियाज़ जहाँ पर हैं, जहाँ पर शाराएँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से यानी स्पेसिफिकली वो ये इशू लेके नहीं आते कि हमें नॉइस पॉल्यूशन की वजह से ये है। जी, बेसिकली उनके मूड की इरिटेबिलिटी बता रही होती है कि जो मूड इतना एलिवेटेड रहता है और उनको मोस्टली ऊंचा सुनना और ऊंचे बोलने की आदत हो जाती है। अच्छा। क्योंकि वो नॉइसी प्लेसेस में रहते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ में सुनना शुरू करते हैं और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से लगता है जैसे वो शाउट करके बात कर रहे हैं। और वही चीज़ उनकी इरिटेबिलिटी भी होती है कि लोग कहते हैं धीमी आवाज़ में बात करो, जिसको सॉफ्ट स्पोकन की एक लफ्ज़ होता है, वो चीज़ उनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। तो ज़्यादातर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इन लोगों के डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो उसी अंदाज में लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम यानी थोड़ा सब साइड होके सामने आता है, बहुत क्लियरली हमें इसकी पिक्चर इतनी ज़्यादा उससे अच्छा, ये जो मैंने एक सवाल किया था इसको भी ज़रा क्लियर कीजिएगा। ये जो हम रोज़ाना ट्रैफिक में जाते हैं, जी अब हमें तो लग रहा है कि हमारी नॉर्मल लाइफ है, जी भाई ठीक है निकलना है, यहाँ ट्रैफिक मिलेगा, वहाँ ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन वो फियर हमारे जहन में अभी से होता है यार यहाँ से निकलेगा और ट्रैफिक में फंसना है, अभी ट्रैफिक में हॉर्न सायरन ये वो, तो ये भी फिर हमें मेंटली तौर पे एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती है चीज़। बिल्कुल, मैं कहूँगी कि अगर आपको ज़रा सी चीज़ों के बारे में जिस तरह कहते हैं ना, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, ये होगा तो ये हो जाएगा, हम यहाँ जाएंगे, अब एक लेट होने के लिए, अब एक चीज़ आपने स्टार्ट लिया कि आप इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाएंगे, तो अगर फॉर सपोज़ वहाँ आप पहुँचते हैं और वहाँ आपको वो चीज़ जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ उस तरह से ना मिले, तो वो आपका आगे वाली चीज़ के लिए भी आपको नेक्स्ट थॉट ट्रिगर कर देगी कि ये चीज़ इस तरह नहीं हुई है ना, अब वहाँ ये हो जाएगा, अब आगे ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक थॉट स्टॉपिंग की टेक्निक होती है। हम मोस्टली ये पेशेंट से जब हमारे पास आते हैं तो हम यही कहते हैं कि आपकी एक एंग्जाइटी दूसरी एंग्जाइटी से अटैच्ड होती है। आपने एक फियर डेवलप किया, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट अगले जो फियर्स हैं वो खुद ब खुद डेवलप होंगे। तो आपने अपने थॉट्स को ब्रेक करना है कि वो फॉर सपोज़ अगर नहीं हुआ तो उसका क्या मतलब अगर चलो नहीं हो सका तो क्या नुकसान होगा, मैक्सिमम क्या नुकसान होगा। अगर हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि डिस्कस कर लिया जाए, तो फिर ये होता है कि आप उस सिचुएशन में जहाँ पर आप फियर फील कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को काम डाउन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है, वैसे तो कहते हैं सेहत का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है और रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद बुखार भी चेक कर रहे हैं, ज़रा सा कुछ हुआ तो उनको फील होने लगता है बुखार है, बल्कि गूगल सर्च भी कर लेते हैं, गले में दर्द होता है। एक तो ये गूगल सर्च ने और एक तरीके से आसानी की है, वही मुश्किल भी किया, हर बीमारी पहले सर्च करके बैठे हुए होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको मैं कहूँगी ओवर कॉन्शियसनेस कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हुए हुए हैं चीज़ों के मामले में कि ये हो जाएगा तो अच्छा। जैसे ये मेरे साथ ज़रा होता है, अगर मेरा कोई बच्चा बीमार हुआ है तो मैं सिम्टम्स चेक करने के लिए या अपने सेल्फ मेडिकेशन की जो एक चीज़ होती है ये हम करते हैं, ये हम सब करते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर ये एक्सेसिव हो जाए तो इट्स अ प्रॉब्लम। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हम जिनको कहते हैं ना, ये रिपीटेड थॉट्स का आना और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना। ये स्टार्टिंग अगर एक बंदा शुरू करता है वो एक नॉर्मल लेवल पे तो ठीक है, लेकिन अगर वो थॉट्स बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऑब्सेस्ड हो जाता है पर्सन, यानी अब वो हर चीज़ के लिए सोचेगा ये भी देख लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। तो अगर हम छोटे लेवल पे की चीज़ों को जज कर रहे हैं, पहले से सोच लेते हैं, देख लेते हैं, या मेडिसिन के हवाले से इस तरह मोस्टली होता है ना, मैंने ये ले लिया तो ये चलेगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाए, बहुत बारीकियों में चले जाएं, तो फिर ये डिटेलिंग वाली जो चीज़, इसका इलाज क्या है, फिर क्या किया जाए? इसका इलाज ये मैं तो यही कहूँगी कि जब हमारे पास आते हैं तो मोस्टली जो सीवियर एंग्जाइटी के, ये बेसिकली एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी की कैटेगरीज में आता है। तो इसके लिए स्टार्टिंग अगर ये सीवियरिटी है, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको हाथ धोने का एक मसला बहुत कॉमनली देखा गया है, कुछ लोगों को होता है हैंड वॉशिंग,
कि वो बार बार उन्हें ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती कि उनके हाथ साफ़ हो गए हैं, ठीक है। पाकी ना पाकी का एक इशू भी आता है, रिलीजियस कंसर्न से हमारे पास आते हैं। तो अगर इतनी सी भी, अब वो हाथ धो धो के इतने हाथ धो लिए हैं कि जो उसका स्किन उतरने लगती है, स्किन उतरने लगती है, या बहुत ज़्यादा बात लेना, ये सारे इशूज़ हैं कि वो पूरा लंबा टाइम आपने 2-2 घंटे वो एक बंदा जो है शावर ले रहा है। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए हम सबसे पहले मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो कुछ दवाइयों से उसकी जो थॉट लेवल इतना एक्सेसिव अमाउंट में जो है सिक्रीशन हो रही है केमिकल्स की ब्रेन में, उसको रोका जाए। जब वो नॉर्मलाइज होता है तो देन हम उसको काउंसलिंग पे लेके आते हैं कि उसको ये चीज़ प्रैक्टिस करवाई जाए कि ये चीज़ कितनी रियलाइज़ करने वाली है कि रियलिटी में ऐसा है या नहीं है, और कितने लोग इस तरह से बिहेव करते हैं। अच्छा, ये जो तमाम मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये मैं इस बार पूछ रहा हूँ कि भाई बहुत सारे हमारे भी इर्द गिर्द लोग आते हैं जिनके ये मसाइल होते हैं, लेकिन वो इसे कहते हैं हमारे साथ ये मसला है। ये मसला नहीं, ये बीमारी है। मसला एक अलग चीज़ होती है, मसला हल ऐसा होता है कि ठीक है एक मसला है, ये हमने हल कर दिया। इस मसले को हल करने के लिए आपको कंसर्न करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत से स्क्रीन के उस पार बैठे हुए लोग सोच रहे होंगे ये तो हमारे साथ भी होती हैं। अगर आपके साथ ये होती है और ये बहुत ज़्यादा हद से तजावज़ कर रही है तो आपको बिल्कुल कंसर्न करना चाहिए। सहरी का दस्तरखान इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है और जो मारवी ने शाही दाल बनाई थी, ओहो बड़ी ज़बरदस्त थी। मोहसिन भाई कैसी लगी आपको उनकी बनाई हुई शाही दाल? अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मसाला ज़्यादा नहीं था और बिल्कुल जिसे कहते हैं टेस्ट बहुत अच्छा था, और पहली मरतबा ये वाली दाल इस तरीके से खाई है। वाह जी वाह। अच्छा आप बताएं सलीम भाई, जो इन्होंने शाही दाल बनाई थी, आप वैसे फूडी हैं नहीं है? लग नहीं रहे मुझे। थोड़ा कम हूँ पर थोड़ा फिर कम भी। है, कैसी लगी इन्होंने अच्छी है, बहुत अच्छी दाल है और नॉर्मल लाइट वेट बिल्कुल एक्सीलेंट। ऐसे कभी कुकिंग करी है आपने खुद? कभी ट्राई किया? करते हैं, मर्द भी करते हैं। कभी ट्राई किया ज़िंदगी में? नहीं, कभी नहीं किया। सलीम भाई ने नहीं किया। मेरीन आप बताएं, डॉक्टर साहब आप कैसी लगी आपको? बहुत मज़े की बनाई है, बहुत मज़े की बनाई है, डिफरेंट और स्टाइल की है। ये खाने अच्छे बनाती हैं, ये मसाले कम डालती हैं। वैसे मसाले क्यों कम डालती हैं? कि घर वालों ने रोका हुआ है कि शुरू से कम मसाले इस्तेमाल करो, healthy या है ये कंजूसी है? हेल्दी है, मसाले कम डालना, ऑयल कम डालना, ये सब। अच्छा, ये कंजूसी तो नहीं है कम कम डालो? नहीं नहीं, बिल्कुल कंजूसी नहीं है। आपको हर चीज़ मॉडरेशन में यूज़ करनी चाहिए। ऑयल है, मसाले हैं, कोई भी चीज़ हो। हाँ, क्योंकि कुछ लोग भर भर के डालते हैं, तो मैं मुझसे पूछूं तो कहते हैं हम कंजूस नहीं है। अच्छा, इस वक्त आप देख रहे हैं दस्तरखान पे 2 बड़े प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं और ये डॉक्टर साहबा के बच्चे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहबा के बच्चे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, माइक ज़रा हम इनको दे दें। माइक आप ज़रा पकड़ें पहले तो। जी, क्या नाम है आपका? My name is Anabel Ishan. कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं? जी। घबराई घबराई क्यों लग रही है मुझे? अच्छा, आपका ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा है। Thank you so much. कौन सी क्लास में आप? 5. 5 क्लास में आप? तो आपने क्या सोचा हुआ है कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगी? कुछ जहन में प्लान्स बनाए हुए हैं कि ये बनूंगी? Maybe I should be doctor. डॉक्टर? अम्मी वाली डॉक्टर बनेंगी आप? हैं? I think. आई थिंक वो अमीन को बना देंगी डॉक्टर। अच्छा मुझे बताएं, घर में सबसे ज़्यादा कौन आपका फेवरेट है? कोई एक का बताना है, किसी एक का, पूरे सबके नाम नहीं लेने। It is hard to choose. नहीं, हार्ड टू चूज तो फिर भी क्या हुआ, बताना तो पड़ेगा। यही तो यहाँ पे आने का वो होता है I मकसद। love my mother very much. ओह माय गॉड, अब घर जाके सबको जवाब दीजिएगा। आप क्या क्या नाम है? क्या नाम है? अदल। अदल, बड़ा प्यारा नाम है। अदलो इंसाफ से आपका नाम मिल रहा है, अदल। अच्छा अदल, आप कौन सी क्लास में? KG1। KG1 में कोई सेक्शन नहीं है? KG1 A B C C? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो आपकी बहनें आपको तंग करती हैं, सच सच बताएं। हैं? नहीं. ये तो मुझे लग रहा है कि तंग करती होंगी। करती हैं ना? तो पीछे मम्मा बोल रही हैं करती हैं। क्या तंग करती हैं आपको? बता दो, कुछ नहीं कर सकती हैं अभी यहाँ पर। हैं, क्या तंग करती हैं आपको? तबीयत आती है. क्या करती हैं? कभी डांटती हैं, कभी डांटती हैं, तो फिर आप मम्मा को शिकायत कर दो। आपको कौन अच्छा लगता है घर में सबसे ज्यादा? बाबा. बाबा अच्छे लगते हैं। चलो जी, पहला बेटा देखा जिसका हाँ। वोट बाबा को जा रहा है जी। तो बाबा क्यों अच्छे लगते हैं आपको? क्यों? चीजें ला के देते हैं? चीज़ें लाते देते. चीजें ला के देते हैं जी। और बड़े होके क्या बनेंगे आप? Ingenious. इंजीनियर। इंजीनियर बनेंगे जी। बहुत सारी दुआएं बच्चों के लिए, आमीन। जो जो सोच रहे हैं वैसा ये बन जाए। और बच्चे जो आते हैं ना वो बिल्कुल सच सच बोलते हैं। इन्होंने कुछ घुमा घुमा के बताया हमें, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सच सच बताया कितना तंग करती हैं ये ने। अच्छा सलीम भाई, आपका अपना बचपन कैसा था? आप कितने शरारती थे? क्या क्या शरारतें करते थे आप? सर हर बच्चा जैसे शरारत करता है हमने भी वैसे ही की है सर. हमारी तो बड़ी खतरनाक शरारतें थी सलीम भाई, वो वाली तो नहीं करते थे आप? यानी सर हर किस्म की शरारत जो बच्चा करता है, क्योंकि वो ज़्यादातर घर में ही हम लोग होते थे, बाहर निकलने की इतनी इजाज़त नहीं होती थी। तो माशाल्लाह 4 भाई
हम लोग हैं। अच्छा तो माशाल्लाह। आपस में ही हम लोग का सब कुछ लगा आपस रहता में था। हाँ हाँ बिल्कुल, WWF हाँ सब। भाई, लड़ना भी उधर ही और फिर अच्छा, फिर ऐसी सूरत हाल में जो वालिद साहब होते हैं उनकी तरफ से पिटाइयाँ भी लगती हैं, तो वो लगी आपकी सलीम? नहीं नहीं, हमारे वालिद साहब ने कभी नहीं मारा हम लोग को, सिर्फ डांटते थे, वो भी कभी कभार साल में एक आध दफ़ा, कभी कभी हाँ। टॉनिक देते थे, जी, डोज। वो हाँ डोज डोज मिलती थी, वो डोज ज़रूरी है, डोज थोड़ी ज़रूरी है। अच्छा, मैंने सुना आपको जानवरों का बड़ा शौक है। जी जी जी, माशाल्लाह मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है और बहुत सारे मतलब आप समझ लें कि एग्जॉटिक बर्ड्स हैं मेरे पास, और मेरे ख़्याल से वर्ल्ड के बहुत रिनोन जो वो हैं पिजन्स हैं मेरे पास। अरे ज़बरदस्त। और इसके अलावा मुझे मुर्गों का बहुत शौक़ है और गायें। अच्छा, कभी goats वगैरह। जैसे हमें जानवरों को, जैसे बहुत से लोग होते हैं लवर होते हैं, एनिमल लवर होते हैं, तो कभी किसी गाय ने किसी ने टक्कर वक्कर मारी तो डर बैठ जाता है, उसकी भी एक वो होता है। तो कभी ऐसा हुआ लाइफ में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि वो डर कभी था नहीं। हाँ और इतनी समझ थी कि इतने पास जाना भी नहीं है कि मारे। हाँ, इतना फ्री नहीं करना उसको कि वो फ्री हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है वैसे, जिन लोगों को होता है ना शौक, उनका बिल्कुल फियर निकल जाता है। जैसे हमारे कोई दोस्त हैं, उनके पास जैसे डॉग्स वॉग्स होते हैं तो वो ऐसे ही पकड़ लेते हैं, हम तो दूर से ही हाथ के इशारे कर रहे होते हैं, भाई दूर रखो दूर रखो। डॉक्टर साहब, आपका बचपन कैसा था? अभी तो 2 आपके बच्चे बैठे हैं, आप सोचेंगे मैं पूरा बचपन बताऊँ ना बताऊँ? मेरा बचपन तो बहुत शरारती था। आप इनको मना करती हैं शरारत ना करें? नहीं, मेरा मना तो खैर मैं नहीं करती, मैं कहती हूँ कि शरारतों से ही बच्चे सीखते हैं, शरारतों से। और वो फिर ट्रायल एंड एरर्स जब आता है तो फिर लर्निंग इम्प्रूव होती है। तो मैंने भी बहुत शरारतें की और शायद हमारी अम्मी को पता भी नहीं होता था हम कौन कौन सी शरारतें कर लिया करते थे। तो ये मुझे बताएं, ये शरारतें, जो शरारती बच्चे होते हैं, मैंने सुना है ये बड़े क्रिएटिव भी होते हैं, और ऐसा बहुत है? इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि Intelligent। शरारतें ही जो कहते हैं ना कि ज़हीन दिमागों में जो है वो शरारतें सूझती हैं। ये जो बच्चे मतलब कम ज़हीन होते हैं वो बेचारे, आपको ज़रा सा फील होगा, क्योंकि लेकिन जो बच्चा शरारतें कर रहा है उसको क्लास में सबसे ज़्यादा शिकायतें उसकी हो रही होती हैं, उसके पेरेंट्स टीचर मीटिंग कॉल हो जाती है, ये भी तो मसला है। ये तो एक इश्यूज़ हैं। अब ये हम ना क्लिप रख लेंगे, जो भी हमें बुलाएगा कभी कि भाई आपके बच्चे, या रख लें वो लोग जिनके बच्चे शरारतें करते हैं, जाके दिखा दिए ना। डॉक्टर साहब ने कहा है वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। अच्छा, आपको इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन लगता है? तो एक तो जरा देनी पड़ती है ना बहुत बाउंसर, मुश्किल, एक आध बाउंसर देनी पड़ती है ना, क्या होगा? अच्छा, मुझे सबसे छोटा वाला जो मेरा बेटा वो सबसे ज़्यादा पसंद अच्छा, आपने कहा जो यहाँ है ही नहीं उसी का नाम ले लो। है, जो है ही क्योंकि नहीं। ये तो भाई वो हो जाएगा, घर जाके मुझसे पूछा जाएगा कि आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, उसका लिया, और उसका इन क्यों दोनों में से ज़्यादा शरारतें कौन करता है? नहीं? बड़ी वाली करती हैं। अच्छा, ये देखें आप, इनके ये ऐसी मासूम सी अभी बनी हुई है कि बिल्कुल शरारतें नहीं करती होंगी। जबकि ये सबसे बड़ी है माशाल्लाह, लेकिन बहुत शरारती हैं। ये शरारतें करती हैं, और अभी बिल्कुल ये अभी यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि बिल्कुल कोई शरारत नहीं करती। अच्छा, आप कुछ फोबियाज के बारे में पूछ रही थी, आपको क्या फोबिया है, जो प्रॉब्लम होती है? डॉक्टर साहब बैठी हूँ। प्लेन फोबिया हो या थंडरस्टॉर्म फोबिया हो तो वो क्यों होता है? क्यों होता है इनको बता दें। अभी बोल रही थी जहाज़ में बैठती है ना, डर लगता है अक्सर, तो उन्होंने जहाज़ रुकवा दिया इस चक्कर में। अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट है फोबिया। अच्छा, मैं पॉसिबल कि शायद बचपन में कोई इंसिडेंस ऐसा रहा हो, या किसी ने कोई ऐसी बात आपको कही हो जो आपके जहन में, ये हमारे एक्चुअली साइकोलॉजिकली कहते हैं कि अनकॉन्शियस फियर्स होते हैं हमारे ना, कि कुछ चीज़ें जो हमारे लाशऊर में बैठ जाती हैं ना, वो चीज़ें फिर हमें लेटर लाइफ जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं। तो अगर आपकी लाशऊर को जिस तरह मैक्सिमम एक्सप्लोर किया जाए, आप या तो ये है कि इस पर किसी भी साइकोलॉजिस्ट से ना भी कर सकें, तो फैमिली में कोई बहुत क्लोज़ वन है उससे खुल के ज़रा इस बात पे कभी डिस्कशन करें, तो आपको खुद ही क्लिक होगा कि ये चीज़ शायद यहाँ से ये फेयर स्टार्ट हुआ, और वो बिल्कुल, और उसके बाद ये चीज़ इस तरह से तो ये सही हो जाएगी, क्योंकि इन्हें भी कहीं जाना था फ्लाइट पे, फ्लाइट नहीं ले पा रही है कब से। ये 1-2 सेशंस मेरे लें इंशाल्लाह। क्लियर हो गया आपको? कोई आपको ऐसा खौफ, कोई फ्लाइट फोबिया, नहीं होगा, देखिएगा। अच्छा, ये बैठे बैठे कह रही हैं हाँ क्लियर हो गया, कोई नहीं। अच्छा, एक बात और कहूँगी, सजेस्टेबिलिटी हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, कि जिस तरह मैं अगर रात को ये कह के सोती हूँ ना कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो ये अगर मैं अपने आप से 2-3 बार ये बात कह दूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी सुबह फिक्स 6 बजे आँख खुल जाती है विदाउट एनी अलार्म। तो अगर आप अपने आप से कुछ बातें खुद से कहें कि मैं अगली दफ़ा जब सफ़र करूँगी तो मैं नहीं खौफज़दा होंगी, तो आप फील कीजिएगा कि इंशाल्लाह इट वर्क्स। ये बिल्कुल, अब इस वजह से मैंने आपको कह दिया कि भी आप कह रही थी आपको रमज़ानों के बाद फ़्लाइट लेनी है, तो कही थी मुझे बहुत डर लगता है, मैं फ़्लाइट ले नहीं पा रही हूँ। मैं कोई बात नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। दुआ की दरख्वास्त है, जो डॉक्टर मेरीन हैं, इनकी कज़न है सुमन, उनके हस्बैंड हैं नईम भाई, उनका इंतकाल हो चुका है, तो उनके लिए दुआ कीजिए। जितने भी लोग इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे, कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को जो है सब्र जमील अता फरमाए। पहले बड़ा अहम वक्त होता है, ना जाने किसके मुंह से निकली हुई दुआ जो है वो कबूल हो जाए। सलीम भाई, एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ आता है जिससे पाकिस्तान को भी नुकसान होता है, माशी नुकसान भी होते हैं, कि हमारे यहाँ कपड़ा स्मगल होके भी आता है। जी, बहुत से लोग उसका काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं उससे कितना नुकसान होता है, और उन लोगों को बेचारों को
जो नेक नियति से ईमानदारी से अपना काम कर रहे होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये एक चीज़ बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है और गवर्नमेंट इसको काफ़ी हद तक कवर कर चुकी है और कर रही है, पर सर ये लूप होल्स कभी भी पूरे नहीं हो सकते। मार्केट को स्टेबल करने के लिए ये 2-3 चीज़ें मार्केट में शुरू से ही होती हैं, सिर्फ फैब्रिक के हवाले से नहीं, और भी बहुत सारे और भी उसमें फैक्टर्स में होता है फैक्टर्स में होता है। बिल्कुल। तो ये मार्केट को स्टेबल करने के लिए ये सब चीज़ें करी भी जाती हैं, होती भी हैं। लेकिन इससे ज़ाहिर है लोगों को भी नुकसान होता है। फिर एक मसला ये भी होता है, जैसे अब आप लोग डिज़ाइनर हैं, आप ज़ाहिर है एक हलाल तरीके से कपड़ा मंगा रहे हो, उसकी आपको कॉस्ट लग रही है, तो आप अगर मैं आपके पास सिलवाने आऊँगा तो आप मुझे अपना ज़ाहिर है प्रॉफिट और उसकी कीमत लगा के बताएंगे। उसके नेक्स्ट डोर हमें वो कम पैसों में दे देगा, क्योंकि उसका तो ज़ाहिर है स्मगलिंग का माल है। तो इससे भी तो फिर फ़र्क पड़ता है ना। अगला बोलता है यार वो तो सस्ते में सी रहा है, आप महंगा सी रहा है। जी बिल्कुल, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पर देन अगेन जो बंदा ये जानता है, जो पहनने वाला होता है, जिसको ब्रांड का पता होता है और जिसको ये भरोसा होता है कि मैं जिनके पास जा रहा हूँ वो मुझे अच्छी चीज़ देंगे, और उनका एक भरोसा होता है कि मैं अगर इसके पास जा रहा हूँ तो ये मुझसे गलत नहीं करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नेक्स्ट डोर भी वो चीज़ मिल जाती है बाय एनी अदर मीन्स, और उसका रेट भी फ़र्क होता है, पर वो कस्टमर अगर समझे तो ठीक है। हर बंदा ये चाहता है कि मुझे कम से कम में मिले, बिल्कुल। तो अगर उसको मिलता है तो फिर जिनसे हम बाय करते हैं फिर हम उनको ये रिपोर्ट करते हैं कि ये देखें इस तरीके से कपड़ा आ रहा है, तो ये फिर तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाय करना आपसे। तो वो लोग भी इस चीज़ को बहुत मद्देनज़र रखते हुए काम करते हैं और दूसरे चैनल से जहाँ से कपड़ा आ रहा होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। और जो बिग बायर्स और बिग होलसेलर्स होते हैं वो इस चीज़ का पूरा ख्याल करते हैं कि जब मैं कोई भी कपड़ा बाय राइट मीन्स पाकिस्तान लेकर आ रहा हूँ तो वो पूरा कपड़ा मेरे पास ही हो, ताकि किसी थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी के पास ना हो, तो फिर उसकी भी गुडविल ख़राब होगी। अच्छा, एक और लोग अक्सर ये कहते हैं, और ये हमने भी देखा है, जो रेडीमेड सूट होता है जी वो हमें सस्ता मिलता है, और जब हम कपड़ा लेके स्टिच करवाते हैं वो महंगा पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। देखिए, रेडीमेड जो होता है वो हर बंदा नहीं पहन सकता। जो टेलर फिट पहनता है, भले वो अफोर्ड कर सकता हो या नहीं कर सकता हो, वो अपने लेवल का टेलर ढूंढता है, फिर उसको वो कपड़ा ख़रीद कर सिलवाता है। देखें, फैब्रिक और पहनना और ये एक टेस्ट की बात है, हर बंदे का अपना एक सर्टन टेस्ट होता है। जीन्स पहनने वाला सारी ज़िंदगी जीन्स में निकाल देता है, और जो ड्रेस पैंट पहनता है और अच्छे टेलर्ड फिट पहनता है तो वो फिर अपने उसका स्पेसिफिकेशंस ही अलग होती हैं। सलीम भाई, एक चीज़ और आ रही है, क्योंकि आजकल ज़ाहिर है परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। मैंने देखा शादी ब्याह में लोग रेंट आउट भी कर रहे हैं। मैंने देखा शेरवानियाँ रेंट पे जा रही हैं, पहन के वापस कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा हो गया। जी बिल्कुल, ऐसा हो गया, क्योंकि देखें शेरवानी जो है वो टोटल एक ही मिला दफ़ा के पहनते हैं। हाँ 3 आवर्स का फंक्शन होता हाँ। है। अच्छा, उसमें भी देखें फिर कैटेगरी वाइज होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जी जब मैं शादी में 15 लाख 20 लाख खर्च कर रहा हूँ तो मैं 5 लाख की शेरवानी बनाऊंगा ही। जो जिनके पास होता है, जो साहिब हैसियत है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि जी कि भाई हमें कम में बनवाना है, तो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि देखो वो एक 5 घंटे का इवेंट है, उसमें आप लाखों रुपए लगा रहे हो। अगर आप ये 25 30 40 50 हज़ार की शेरवानी नहीं पहनते तो व्हाट्स द यूज़, ठीक है ना। आप जो हो सिर्फ 3 घंटे को ना देखें, आप उसको देखें कि पूरा जो इवेंट है वो सिर्फ आपके लिए ही बना है, तो आपको तो सबसे अच्छा दिखना भी है और लगना भी है। लेकिन जो साहिब हैसियत लोग चले वो तो ये कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास अभी नहीं है उस तरह का, सर वो फिर रेंट आउट पे आ सर गए। जिनके पास नहीं होता है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं अच्छा। और करते हैं जी। हाँ यार, तो भाई किसी ने 4 पूरी करनी हो तो वो ले ले, एक ही 4 में चला ले। वो एक वाले को ज़रा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, जो लोग अब आपकी फील्ड में आना चाहते हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जो अब आपकी फील्ड में आना चाहते हैं, इस तरह की फील्ड में आ रहे हैं, नए आ रहे होंगे, जी जी बिल्कुल। क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, सक्सेस का राज क्या होता है? देखें, सबसे पहले तो काम पता होना चाहिए, काम सीखना चाहिए, काम को फिज़िकली आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिज़िकली जब तक आपको आएगा नहीं तो तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, और शॉर्टकट हमारे काम में बिल्कुल भी नहीं है, और पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आपको देखें, ये जो ड्रेसेस होते हैं ये सब के इवेंट्स के होते हैं, तो आप उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इवेंट किसी का ख़राब ना करें, पंक्चुअलिटी और काम आना चाहिए। ये नहीं कि बस शोशा देख के आप आ गए, आपने बड़ी सी दुकान खोल ली, बड़ा सा आउटलेट बना लिया, काम आपका सिफर है तो वो कुछ ही दिन चलेगी, बिला वजह पैसा भी ज़ाया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो काफ़ी इश्यूज़ हमने अभी डिस्कस भी किए हैं।
मेंटल हेल्थ को वैसे बेहतर बनाने के लिए अगर किसी के पास टाइम नहीं है कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, उसकी कोई रेमेडी होती है, कोई तरीक़ेकार होता है कि किन चीज़ों का आप जैसे अगर गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्सा कम करने लगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एग्जांपल्स हैं कि अगर हमें मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करनी है? देखिए जो सबसे पहली चीज़ हमारी साइकोलॉजी की डेफिनेशन में एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन भी है, और ये आम जैसे मैं पढ़ाती भी हूँ तो मैं कहती हूँ कि इसको अगर हम एक आम अल्फाजों में समझ लें तो शायद ये हर शख्स को अपना ट्रीटमेंट, अपनी जो एक इसलाह है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मेंटल प्रोसेसेस। Okay. तो जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, चाहे वो थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, जजिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बेसिकली एक चीज़ आती है सोच। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव वे में लेकर जाएं, चाहे आप गुस्से के लिए बात कर लें, चाहे आप डिप्रेशन के लिए बात कर लें, चाहे आप एंग्जाइटी के लिए बात कर लें, अगर वो सोच आपकी पॉजिटिविटी में आप उसको किसी हद तक लेकर आने की कोशिश करेंगे, आप इन तमाम मसाइल से अपने आप को दूर कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास तो वो मेडिसिन लगा देते हैं जी। कि उनकी सीवियर कंडीशन होती है। मैंने ये भी सुना है कि ये जो मेडिसिन होती हैं बगैर डॉक्टर से पूछे छोड़नी भी नहीं होती, जी। ऐसा है? और अगर है तो क्यों है? देखिए असल में जो ये मेडिसिन्स जो दी जाती हैं इनमें एडिक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं, एडिक्शन डेवलप कर देती हैं। अगर आप किसी डिप्रेशन के पेशेंट को आप एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में जाके इनकी क्वालिटीज़ होती है इस मेडिसिन की कि वो अंदर जाके स्टोर हो जाती है, और वो स्टोर होने के बाद वो केमिकल प्रोड्यूस जब हो रहा होता है तो वो उस सिचुएशन में जाके उसको रिकवर करती है, हेल्प आउट कर रही है। जी बिल्कुल। अगर वो चीज़ आपकी बॉडी में चली गई है, जो चीज़ स्टे कर रही है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी बनाना शुरू कर देती है। तो जब डॉक्टर्स से बगैर पूछा आप स्किप करते हैं तो बॉडी एक साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो डेवलप करना शुरू करती है, जिसमें मस्कुलर पेन है या नींद का डिस्टर्ब हो जाना, डिफरेंट जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं। तो डॉक्टर जो है उसको प्रिस्क्राइब करता है और उसको ग्रेजुअली रिमूव करवाता है, क्योंकि ये केमिकल जिस तरह से स्टोर हुआ है तो वो ग्रेजुअली निकलेगा, और उसका रिलीज़ टाइम वो सब कुछ आपके डॉक्टर्स को ही पता होता है कि जो मेडिसिन दी गई है वो किस अमाउंट में लेनी है, कितनी लेनी है, और किस तरह से उसका हम आहिस्ता आहिस्ता वो जिसको कहते हैं ना कि आप उसे ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो आप एकदम से इस तरह अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे यहाँ होता है ना कि जैसे किसी ने सर दर्द हुआ या कोई बुखार हुआ 3 दिन कोर्स पूरा करके खुद छोड़ दिया, ये नहीं, वाली नहीं, सिचुएशन नहीं, नहीं बिल्कुल है। ऐसी situation ये ऐसी नहीं है। सिचुएशन नहीं है, जी। इसमें ग्रेजुअली होता है। ये नहीं कि आपने बस लेना छोड़ दिया, डॉक्टर को फ़ोन करना भी छोड़ दिया, उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया, तो उसके बाद फिर आपको नुकसान होगा। अच्छा, ये मेडिसिन अमूमन लोग लेते हुए डरते हैं कि यार एंटी डिप्रेशन की गोलियाँ ले रहा है, क्यों ले रहे हो, इसके तो बहुत साइड इफेक्ट है। तो हमारे यहाँ हर कोई डॉक्टर भी है, ये भी एक बड़ा मसला है। तो इज़ इट सेफ वैसे? नहीं लेनी चाहिए, इसलिए क्योंकि देखें आप लेकिन फिर काउंसलिंग से क्या मसले हल हो सकते हैं? इस सिवियर डिप्रेशन वालों की बात करूँ, सिवियर डिप्रेशन वालों के साथ देखें दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आप मेडिसिन भी लेते हैं, जब हम काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं तो हम उसको जब डायग्नोज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि डॉक्टर के साथ, यानी जिस डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास हमें मेडिसिन के लिए भेजा गया होता है तो उससे कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है कि वो किस तरह की थेरेपी कर रहे हैं, और जब वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो फ़ौरन नहीं कहते कि आप साइकोथेरेपी स्टार्ट कर दें। साइकोथेरेपी के लिए एक टाइम दिया जाता है कि पेशेंट स्टेबल फॉर्म में है। अब वो इस मूड में ही नहीं है कि वो हमारी बात सुनेगा। पहली बात तो वो ये रियलाइज ही नहीं कर रहा कि वो पेशेंट है, वो ये समझ नहीं रहा, उसको सब में मसले नजर आ रहे हैं, वो कहता है मेरे साथ मसला नहीं बल्कि लोगों में मसला है। लोगों का मसला। तो उसको ये रियलाइजेशन भी तो देनी है कि ये प्रॉब्लम आपकी है, इस प्रॉब्लम को आपने सुनना है और समझना है। तो उस लेवल पे लाने के लिए हमें साइकेट्रिस्ट की उन मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उसको काम डाउन करें, उस लेवल को इस लेवल पे लेकर आएँ कि हम उससे बात कर सकें। जब वो इस लेवल पे आता है तभी हम बात करते हैं, और फिर साइकेट्रिस्ट के साथ एक कोलैबोरेशन चल रही होती है। हम उसको अपना पूरा ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं और हम उसे साइड बाय साइड उस थेरेपी की प्रोग्रेस बता रहे होते हैं कि ये चीज़ इस तरह से इस लेवल पर हो गई है, अब मज़ीद डॉक्टर साहब क्या चीज़ इस तरह से होनी चाहिए। तो वो हमें गाइडलाइंस देते हैं कि आप यूँ करें, मैं इसको मेडिसिन चेंज करता हूँ। अच्छा, एक दफ़ा ये कि जब स्टार्ट में पेशेंट जाता है तो उसकी जो मेडिसिन का हाई डोज होता है, ठीक है, यानी वो उसको कोशिश कर रहे होते हैं। कई दफ़ा आपने शायद कन्वर्सिव थेरेपीज़ के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं जो वो तो फिर अल्लाह माफ़ करे एक बिल्कुल अलग कंडीशन होती है। लेकिन जितने भी देखने वाले लोग हैं भाई, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा अगर आपको मसला है तो फिर तो डायरेक्ट आप जाएंगे तो वो आपको मेडिसिन देंगे, उसको ग्रेजुअली छोड़े। बाकी जो आपके थोड़े बहुत इशू होते हैं तो साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस करें। ये नहीं कि आप अपने तौर पर खुद ही कहते रहे मसला है मसला है, ये मसला नहीं है, मैंने पहले भी कहा था ये बीमारी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। आप इसी तरह लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते रहे और आप इसी तरह लोगों के जो नफ्सियाती मसाइल हैं उनको हल करते रहें। हमारा आज का मौजू इस्लाह माशरा, मुफ्ती मोहसिन ज़मा हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, आज के दौर में हम देखते हैं कि अगर हम किसी की इस्लाह करने जाएं तो अक्सर जगहों पे ऐसा भी होता है कि लोग हंगामा आराई पर उतर आते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। इनके लिए शरीयत में क्या हुक्म? सबसे पहली बात, आप
कभी भी इस्लाह का पहलू रोके नहीं, क्योंकि बहुत वाज़ेह हदीस है और ये हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम बुराई देखो हाथ से रोको। तो अगर अल्लाह ने इस्तात दी है, अल्लाह ने कुव्वत दी है, तो आप उसे हाथ से रोकें। क्यों? याद रखिए रसूलुल्लाह की एक और हदीस जो हब्बर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इससे रिवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जहाँ जुल्म हो रहा हो और तुम जानते हो ये जालिम है और तुम उसे नहीं रोकते, तो अनकरीब अल्लाह तुम्हें अज़ाब में मुब्तला फरमा देगा। यानी आपके पास कुव्वत है, ताकत है, आप बोलते हैं यार मैं खामखली क्यों पढ़ूँ, हालांकि आपके अंदर वो ताकत है कि आप रोक सकते हैं। एक तो होता है कि जिसके अंदर ताकत ही नहीं है वो कुछ ना कर पाए, लेकिन फिर भी आप इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको नाइब बना कर भेजा ना, आपके लिए फरमाया कि आप बेहतरीन उम्मत हैं, अच्छे काम करते हैं, बुरे काम से रोकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं रोक रहे। तो पहले तो हुक्म आया कि हाथ से रोको, फिर अगर आप में कुव्वत नहीं है फला नहीं, तो फिर फरमाया कि ज़ुबान से कहो, फिर फरमाया नहीं है तो फिर दिल में बुरा जान, ज़ालिक अदफ़ुल ईमान। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ पर लोग आपको लगता है शरीर हैं, आपसे वो लच पड़ेंगे, तो अगर कुव्वत है तो रोकें, नहीं कुव्वत है तो कैटेगरी बता दिए, ज़ुबान से समझा दें। नहीं समझ सकते, आपको पता है कि ये मुझ पर ही हमला हो जाएंगे, ये मुझे नुकसान पहुंचा देंगे या मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ कोई बुरा कर देंगे, तो आप बुरा तो माने, साथ तो ना दें। लेकिन होता ये है कि मैंने ही अक्सर देखा है कि लोग खड़े हो जाते हैं और हुजूम में या तो वीडियो बना रहे होते हैं या देखते हैं अब कौन किसको मारेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो हमारा फितरी अमल है कि हम इंटरटेन करने लगे हैं उस लड़ाई को, जबकि हुक्म ये है कि जब दो मुसलमान लड़ रहे हों तो वो उनकी सुलह कराई जाए। आपको मालूम होगा कि मेराज जिस रात शब कदर थी, तो अल्लाह के रसूल को वो तारीख़ और दिन भी मालूम था, लेकिन हुजूर जब बाहर निकले तो दो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। तो अल्लाह ने ये जो मामला था जिसकी वजह से अल्लाह ने हुजूर को ये भुला दिया कि किस दिन शब कदर है। तो मालूम ये चला कि जब एक मुसलमान या कोई भी आपस में जब लड़ते हैं तो वहाँ पर नौसत होती है, वहाँ मामलात ख़राब होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब चार चीज़ें देखो तो समझ जाना कि इंसान जो है वो बुराई की तरफ जा रहा है और उसके लिए लाजिम है कि अपने आप को वो क्या करे, क्या अपने आप को अपनी फ़िक्र करे जिस दौर में वो मौजूद है। पहला उन्होंने फरमाया जब अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के बजाय माल की अताअत हो, यानी कि हम अल्लाह की अताअत को भूल जाएं, अल्लाह के रसूल की अताअत भूल जाएं, जो हमें माल दे रहा है यानी मालिक जैसा वो कहे हम वो करना शुरू कर दें, भले उसमें अल्लाह उसके रसूल की हुक्म अदूली होगी। तो फरमाया जब ऐसा माशरा पैदा हो जाए तो सबसे पहले अपनी फ़िक्र करना कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। तो पहली अलामत ये बताई। दूसरी बयान जो फरमाई वो ये बताई कि तुम माल के साथ साथ ख्वाहिशात की पैरवी करने लग जाओ। आज अगर हम देखें कि हमारी ख्वाहिशात जायज़ हो या नाजायज़ हो, हमें ये फ़िक्र नहीं है कि पैसा हराम के ज़रिए आएगा या हलाल के ज़रिए आएगा, माल आना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह उसके रसूल की निगाह में जायज़ नहीं जायज़, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, मेरा नफ्स राज़ी हो रहा है, तो मैं उसकी पैरवी में लगा हूँ, ना कि अल्लाह के रसूल की या अल्लाह के इत्ताअत की लगाऊँ। दूसरी ये अलामत होगी जिस माशरे में आप रह रहे हो तो वहाँ पर बिगाड़ पैदा होने की। तीसरी बताया गया कि जब दुनिया को आखिरत पे तरजीह दी जाए, यानी कि दुनियावी कामों में ज़्यादा लग जाओ, मतलब मरने के बाद देखेंगे और आखिर की क्या फ़िक्र करना, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, रिश्वत लेने से कुछ नहीं होता, वो दुनिया के जितने भी मामलात उनको तरजीह दे आखिरत के ऊपर। फरमाया तब भी समझ जाना ये तीसरी अलामत है कि जो माशरा है तुम्हारा वो बहुत बिगाड़ वाला है। फिर चौथी बात फरमाई कि जब हर बंदा अपनी राय को दूसरे से ज़्यादा तरजीह दे और बेहतर समझे कि भाई जो मैंने कह दिया ना वही है हक, तुम भले कितने अच्छे हो। अच्छा मोहसिन भाई, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी की इस्लाह करते हो, लेकिन इस्लाह वो तनकीद में इस तरह बदल जाती है कि सामने वाला उस इस्लाह को तनकीद के तौर पे लेता है और फिर वो आर्गूमेंट करता है। जब वो आर्गूमेंट करता है तो सामने वाला भी ज़ाहिर है आर्गूमेंट करेगा, क्योंकि अगर कोई गलत बात कर रहा है तो उसका आर्गूमेंट बनता है। ऐसा नहीं है कि वो गलत बात कर रहा है, हम हाँ में हाँ मिलाते रहें, तो फिर वो तनकीद और तनकीद बराए तनकीद वाला माहौल हो जाता है। ऐसी सूरत में क्या करें, तनकीद बराए तनकीद और तनकीद बराए इस्लाम में कैसे फ़र्क करें? देखिए दो बातें, ये बहुत अच्छे आपने सवाल में जवाब दे दिया। एक तनकीद बाय तनकीद बात होती है और एक तनकीद बराए इस्लाह बात होती है। इस्लाह से बात कि आप तो चाहते हैं इस्लाह करना, लेकिन दूसरा उस चीज़ को इस्लाहन नहीं ले रहा, वो उल्टा आप पे बल्कि तनकीद वो कर ये रहा है। कह रहा है कि यार ये मेरे ऐब टटोल रहा है, ऐब बयान फरमा रहा है। अच्छा ये सबसे पहली बात वही बात है, आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। नहीं, आपकी नीयत भी अच्छी है, हाँ, आप सब नीयत कुछ एक है। अच्छी इस्लाह के तौर पे कर रहे हो, बिल्कुल, दो लोग आपस में कर रहे हैं। हाँ, अब इसमें तरीका क्या है कि अल्लाह फिर फरमाया कि जब ऐसा है कालू सलामा, आप क्या करें कि आप जब देखें कि वो शख्स बाज नहीं आ रहा, आप सलाम करके वहाँ से चले जाएं। क्यों? क्योंकि उससे माशरे में और बिगाड़ पैदा होगा। अभी दो शख्स लड़ रहे हैं,
फिर 2 के साथ और 4 मिलेंगे, फिर वो बेहतर करने के बजाय और ख़राबी तरफ जाएंगे। लेकिन कोशिश पहले क्या की जाए कि देखें, अगर एक शख्स इस्लाहन मान लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मानने को तैयार नहीं है, आपके ऊपर वाजिब है, आपके ऊपर लाजिम है कि उसकी इस्लाह करें। इस्लाह का तरीक़ाकार भी बता दिया कि वो आप सबके सामने ना करें, अकेले में करें, बर्दाश्त भी कर लें। हाँ, अच्छा, एक चीज़ जो अभी आजकल बहुत कॉमन है वो ये है कि लोग, ठीक है, सोशल मीडिया के जहाँ पे पॉजिटिव यूज़ हैं वहीं नेगेटिव यूज़ भी हैं, और वो आपके अपने ऊपर है, आप कैसे यूज़ करते हैं। इतना अक्ल शऊर अल्लाह मियाँ ने दिया है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बेहयाई फैल रही है। अब जब आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो उल्टा ये शुरू हो जाता है कि भाई आपसे या तो ये नहीं हो रहा है, आप इससे जल रहे हो, आप हासिद हो, इस तरह के लक़ब आने लगते हैं। तो मोहसिन भाई, फिर जो बेहयाई फैल रही है उसको फिर कैसे रोकें? देखिए, ये बात आपने बहुत ज़बरदस्त कही, लेकिन शहरी भाई बात ये है कि आपका काम क्या है। देखें, हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अगर आप उठा कर देखें, जब हुज़ूर ने फरमाया क्या कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो 2 कौमें आबाद हो गई, एक ने माना और एक ने नहीं माना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर क्या तमाम कायनात यानी दुनिया ये मुसलमान हो गई? नहीं हुई। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मक्की और मदनी दौर देखा जाए, अल्लाह के रसूल ने कभी भी अपने काम को, अपने दीन के पैगाम को जो अल्लाह ने उन्हें आखिरी नबी बनाकर भेजा, कभी नहीं रुके। जब आपने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक है, तो हर एक ने नहीं माना। जिन्होंने माना तो वो मुसलमान का ईमान वाले कहलाए, अल्लाह के रसूल के प्यारे कहलाए। लेकिन मोहसिन भाई, अब कन्फ्यूजन ये हो रही है कि अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कोई बंदा उसको इस्लाह के तौर पे नहीं ले रहा, तनकीद के तौर पे ले रहा है, तो उससे दूरी पकड़ लो कि उसको आप कहेंगे भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अब हम देख रहे हैं हमारे माशरे में बेहयाई फैल रही है और हम उसके ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाते हैं तो हम पे तनकीद हो रही है। तो क्या हम अपने इस काम को जारी रखें या फिर हम सलाम करके अपना रास्ता बदलें? ये बात ही समझाना चाह रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बरसाए गए ताइफ के मैदान में, आपको मालूम होगा। मैं इस बात का मुख्तसर जवाब दे देता हूँ कि देखें, जब आपको मालूम चल रहा है कि ये शख्स जिसको हम इस्लाहन बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपका काम है पैगाम दे देना, आपका काम है हक़ पहुँचा देना, वो आपने पहुँचा दिया। अब उसका मानना ना मानना उस शख्स का काम है। अगर आप पहुँचा देते हैं तो आप कल रोज़े महशर ये खड़े होकर कह सकते हैं, मौला मैंने तो अपनी ज़िम्मेदारी कायम की और मैंने किया। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में पत्थर भी खाए, सब कुछ किया, और जब आखिरी खुतबा हुआ, फरमाया कि काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, ना अरबी को अजमी पे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह आज मैंने तेरा दिन पहुँचा दिया। तो मालूम ही चला अल्लाह के रसूल ने अपना हक़ अदा कर दिया। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो बात पहुँचाएँ आगे तक। तो जो काम आपके ज़िम्मे है वो पूरा करें। अच्छा, जो लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो कि माशरे में एक बिगाड़ पैदा कर, जी जी, और वो खामोश हैं, जबकि वो ज़बान से रोकने की ताकत रखते हैं। चले हाथ से मैं कहता हूँ कि नहीं रोक सकते, दिल में बुरा मान रहे हैं, लेकिन ज़बान से बोलने की भी ताकत रखते हैं। वो आप वाली बात, मैसेज पहुँचा सकते हैं। अगर वो अपना मैसेज भी नहीं दे रहे हैं इस डर से कि यार मुझे क्या पड़ी है, तो क्या उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने एक गलत काम हो रहा था, तुमने मैसेज क्यों नहीं दिया अपना? सिर्फ जवाब देना नहीं पड़ेगा। मैं मुस्तनद हदीस आपको बयान करता हूँ, उसने फरमाया अल्लाह उन्हें दुनिया में ही अज़ाब दे देगा। जिनको ताकत है, जिनमें कुव्वत है, वो हाथ से भी रोक सकते हैं और ज़ुबान से, अगर हाथ भी नहीं ज़ुबान से बोल सकते थे, लेकिन वो इस्लाह कह लें यार, वो समझा नहीं रहे कि भाई ये काम मत करो यार। जैसे आज बल्कि और मुल्टे मुलव्विस भी रहते हैं, मुलव्विस ना भी हों, लेकिन उनमें कुव्वत है कि वो रोक सकते हैं। अगर वो नहीं रोकेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अनकरीब दुनिया में उन पर अज़ाब शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी, हमारा ये आज का मौजूद था इस्लाह माशरा। आप बिल्कुल, हमें इस्लाह करने का एक तरीक़ाकार होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कि इस्लाह का मकसद ये नहीं होता कि आप 10 के बीच में जो है बदतमीज़ी करने लगे, तज़लील करने लगे। आप उसको तन्हाई में ले जाके, अकेले में ले जाके समझा सकते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे माशरे में इर्द-गिर्द हो रही होती हैं जिसमें हम ज़बान से रोकने की ताकत रखते हैं। ज़बान से रोकने का मकसद ये है कि आप अपना मैसेज, अपनी आवाज़ उसके ख़िलाफ़ उठा सकते हैं कि हाँ जी, ये चीज़ बेहयाई है, ये गलत है। लेकिन बहुत से लोग या तो खुशामद में या इस चक्कर में कि यार हम इस फड्डे में नहीं पड़ना चाहते, वो ये नहीं करते। जब अगर आप नहीं करेंगे तो उसका क्या गुनाह है, वो मुफ्ती मोहसिन साहब ने आपको बताया। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी नशियात का वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।